चलिए, तो चैप्टर 4 है आपका सिक्योरिटी लॉ। सिक्योरिटी लॉ में चैप्टर 4 है आपका बच्चा सेबी आईसीडीआर। तो इस चैप्टर का पूरा रिवीजन हम करेंगे बच्चा मॉड्यूल से। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपकी मॉड्यूल है बच्चा आईसीडीआर रेगुलेशन 2018, ठीक है, एकदम अमेंडेड, अपडेट, फ्रेश जो आपकी मॉड्यूल है वो आपका दिसंबर 2022 एटम के लिए हम पढ़ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे बच्चा। जब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको आपकी मॉड्यूल में दो कॉन्सेप्ट दिखेंगे। पहला कॉन्सेप्ट दिखेगा प्री इश्यू एक्टिविटी और दूसरा दिखेगा आपको पोस्ट इश्यू एक्टिविटी। चलिए, मॉड्यूल का प्रेजेंटेशन तो आपको मालूम है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन इजी करते हैं हम। अगर ये बोले कि जब भी आप शेयर इशू करते हैं, जब भी आप शेयर क्या करते हैं बच्चा, इशू, तो उसकी दो स्टेजेस होती है, एक होता है प्री और एक होता है पोस्ट। इशू करने से पहले प्री, इशू करने के बाद पोस्ट, ठीक है। अब ये प्री और पोस्ट कब होती है? इनके बीच में बच्चा एक लाइन है, ठीक है। इन्होंने कहा जब भी सब्सक्रिप्शन लिस्ट बच्चा तैयार हो जाती है उसके बाद हम पोस्ट बोलते हैं। सब्सक्रिप्शन लिस्ट से पहले पहले जितने भी काम होते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज होती है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चा, प्री। वापस, ये सब्सक्रिप्शन लिस्ट है क्या? सब्सक्रिप्शन लिस्ट सब्सक्राइबर की लिस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने इशू किया, ठीक है, मैंने उन शेयर्स को क्या किया बच्चा, सब्सक्राइब किया। कंपनी ने ऑफर दिया या फिर मैंने उसको क्या किया बच्चा, एक्सेप्ट किया, तो मैंने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। कंपनी ने बोला ठीक है, आपने हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब कर लिया है, अब आप हमारे कंपनी के शेयर होल्डर। तो जब भी वो सब्सक्रिप्शन लिस्ट मतलब सब्सक्राइबर की लिस्ट तैयार हो जाती है, उससे पहले की जितने सारे काम है उनको हम बोलते हैं प्री इश्यू एक्टिविटी। उसके बाद के सारे काम है उसे हम बोलते हैं पोस्ट इश्यू एक्टिविटी। ये एक बार रीड कर लेना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं बच्चा आपकी बुक में पूरा का पूरा सेबी आईसीडीआर के ये है ना पूरे के पूरे रेगुलेशंस की डिटेलिंग दे रखी है। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है आपका चैप्टर ओवरव्यू की बात करता है, तो पूरी इतनी डिटेलिंग नहीं है। जब आप प्रोफेशनल में आ जाएंगे, फाइनल में आ जाएंगे, तो बहुत सारी डिटेलिंग आप पढ़ेंगे। आज एकदम फ्रेश टॉपिक में आएंगे तो समझते हैं ये जो इश्यूज होते हैं उनके क्या क्या टाइप होते हैं। अब आपकी मॉड्यूल का प्रेजेंटेशन ऐसा है, प्लीज ट्राई करेंगे, बाजू में ही अच्छा प्रेजेंटेशन बना लेंगे जो कि ये है। चलिए, इशू के टाइप की बात करूं तो सबसे पहला टाइप है पब्लिक इशू, दूसरा टाइप है बच्चा राइट इशू, तीसरा है बोनस एंड चौथा क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट। ये चार टाइप आप पूरे इस चैप्टर में पढ़ने वाले। अगर मैं पब्लिक की बात करूं तो चलिए फोकस करते हैं। पब्लिक इशू मतलब जो आप जनता को इशू देते हैं। अब जब जनता को आप इशू देते हैं तो बच्चा इसके दो टाइप आते हैं, एक आता है आईपीओ, दूसरा आता है एफपीओ। आईपीओ का फुल फॉर्म क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। एफपीओ का फुल फॉर्म क्या है, फर्दर पब्लिक ऑफर। जब भी आप फर्स्ट टाइम ऑफर देते हो, ठीक है, जब भी आप फर्स्ट टाइम ऑफर देते हो वो होता है आपका इनिशियल पब्लिक ऑफर। एक कंपनी है एबीसी, अभी आज तक वो लिस्ट नहीं हुई है, पहली बार वो लिस्ट होना चाहती है, तो क्योंकि एबीसी कंपनी आज की डेट में लिस्ट नहीं है तो इसे मैं बोलूंगी अनलिस्टेड। अब वो फर्स्ट टाइम पहले आईपीओ देगी, जनता को शेयर्स देगी, इशू करने के बाद उसे लिस्ट कराती है। तो बच्चा जब भी आईपीओ लेकर आता है तो आईपीओ लाने वाली हमेशा जो कंपनी होती है वो क्या होती है बच्चा, अनलिस्टेड होती है। अब अनलिस्टेड कंपनी फर्स्ट टाइम इशू लेकर आई जनता के लिए और उसे लिस्ट कराएगी तो उसे हम बोलते हैं आईपीओ। अब जब वो आईपीओ लाती है तो वो भी दो टाइप की लाती है, एक होता है फ्रेश और दूसरा होता है ऑफर फॉर सेल। फ्रेश को मैं कहूंगी एकदम न्यू शेयर को प्रिंट कराते बच्चा। ऑफर फॉर सेल को मैं कहूंगी ओल्ड। मान लो बच्चा एक पब्लिक कंपनी है एबीसी कंपनी, इसके शेयर होल्डर्स होंगे, इसके ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं, वो चाहते हैं कि हम अपने शेयर्स आईपीओ में लेके आ जाए। तो पुराने शेयर्स है ना एबीसी कंपनी के, ए बी सी डी ई एफ, ये ऑलरेडी बहुत सारे शेयर होल्डर है, ये सारे के सारे शेयर होल्डर चाहते हैं कि हम जनता को क्या कर दें, अपने पुराने शेयर्स दे दिए, नए शेयर ना दे। तो जब वो पुराने शेयर्स जनता को देते हैं इन्हें हम बोलते हैं ऑफर फॉर सेल, जो कि कुछ नहीं पुराने शेयर्स होते हैं। चलिए, तो पब्लिक इशू तो अब हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट जाते हैं बच्चा राइट इशू में। राइट इशू क्या होता है, आपके ऑलरेडी बच्चा आप आईपीओ एफपीओ एकदम कॉन्सेप्ट अलग है, हम जनता को ऑफर दे रहे। राइट इशू क्या होता है, जब भी हम क्या करते हैं एग्जिस्टिंग या फिर जो शेयर होल्डर्स हैं जो ऑलरेडी आपके पुराने ओल्ड शेयर होल्डर्स हैं उनको आप दोबारा से ऑफर देते हो, उसे हम बोलते हैं कि आप उन पुराने शेयर होल्डर को एक राइट दे रहे हो, इसलिए उसका नाम होता है राइट इशू।
बोनस इशू क्या होता है? बोनस इशू भी बच्चा सेम एग्जिस्टिंग पुराने शेयरहोल्डर्स को दिया जाता है, लेकिन राइट इशू और बोनस शेयर्स में डिफरेंट क्या है? राइट इशू में कंपनी कहती है ये शेयर पुराने शेयरहोल्डर हम आपको दे रहे हो, आप चाहो तो दोबारा से हमारी कंपनी में पैसा लगा सकते हो, इसके बदले में वो पैसा लगे। बोनस इशू कुछ नहीं है, बोनस इशू कंपनी ने अपनी तरफ से बोनस दिया, बदले में वो पैसे नहीं लेंगे। राइट इशू में कंपनी के पास पैसा आता है, बोनस इशू में नहीं आता। चलिए, प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट की बात करूं तो ये सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस को दिया जा रहा है, ठीक है। अब इसके भी दो टाइप है। जब आप एक ग्रुप ऑफ पर्संस को खुद से प्रेफरेंस देते हो कि भैया हम आपको देंगे, हम जनता को नहीं दे रहे हैं, हम बस आपको दे रहे हैं, हम बस आपको दे रहे हैं, ठीक है, सिलेक्टेड लोगों को दे रहे हैं, वो होता है प्रेफरेंशियल इशू। लेकिन अगर वो सिलेक्टेड इशू क्या होंगे बच्चा? QIB। सिलेक्टेड लोग जो होंगे वो क्या होंगे? QIB। अब ये QIB क्या होता है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट की पूरी लिस्ट है, पूरी लिस्ट है। एक आध एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड, फॉर एग्जाम्पल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ऐसी पूरी लिस्ट दे रखी है। अगर उन सेलेक्टेड लोग अगर सारे के सारे वो लिस्ट वाले QIB होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं कि आपने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम किया। क्लियर बच्चा? चलिए, अब बच्चा आपकी बुक की अगर मैं प्रेजेंटेशन की बात करूं तो ये प्रेजेंटेशन है, और जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है इन शॉर्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बच्चा, अब फाइनली चैप्टर का रेगुलेशन चालू होता है हमारा SEBI ICDR रेगुलेशन। रेगुलेशन नंबर 3। हमेशा रेगुलेशन नंबर 1 में आपको डेफिनेशन फर्स्ट में नाम दिया जाता है और कहाँ सारी चीजें कैसे कैसे बनी, कब बनी, ये बताया जाता है। 2 में अक्सर डेफिनेशन दी जाती है और 3 से आपका मेन प्रोविजन चालू होता है। रेगुलेशन नंबर 3 बोलता है जो ये हम चैप्टर है ना, जो हम ये कॉन्सेप्ट पढ़े SEBI ICDR, ये जो ICDR है वो किस किस में एप्लीकेबल। इन्होंने कहा इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब भी कोई कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आएगी उसको पहले ICDR रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। अब ये अनलिस्टेड कंपनी क्यों बोला? मैंने आपको पहले ही बता चुका है बच्चा, कंपनी फर्स्ट टाइम लेकर आई है तो ऑब्वियसली लिस्ट तो है नहीं, पहले लेकर आएगी लिस्ट हो जाएगी। FPO लाने वाला हमेशा लिस्टेड होता है। तो देखिए, ठीक है, राइट इशू, अगर कंपनी राइट इशू लेके आ रही है तो इस चैप्टर में जितने प्रोविजन है उसे फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन याद रखना राइट इशू की लिमिट कितनी है? इन्होंने कहा 50 करोड़। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर मैं 10 करोड़ का राइट इशू लेके आ रही हूँ तो मुझ पे SEBI के ICDR रेगुलेशन नहीं लगेंगे। लेकिन अगर 50 से ज्यादा, 50 या उससे ज्यादा तो लगेंगे। और किस में लगेंगे? FPO में क्या लिखा है? लिस्टेड, क्योंकि IPO ला चुके हैं ना। चलिए, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट अभी कॉन्सेप्ट बताया। देन प्रेफरेंशियल इशू, लिस्टेड कंपनी। इनिशियल पब्लिक ऑफर, लेकिन कौन? इंडियन डिपॉजिटरी। अब होता क्या है बच्चा, समझेंगे कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट होता है ADR, GDR और एक होता है IDR। ऑल दीज आर, सब में देखो DR कॉमन है, डिपॉजिटरी से। होता क्या है, जब हम अपने देश में इशू करते हैं तो हम इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर ये सब नाम जानते हैं। लेकिन जब हम अपने देश के बाहर इशू करते हैं और स्पेसिफिक अमेरिका में करते हैं तो वो ADR होता है। हम अमेरिका के अलावा दूसरी कंट्रीज में करते हैं तो उसे GDR बोलते हैं, जिसे हम ग्लोबल डिपॉजिटरी रेसिट बोलेंगे। और IDR मतलब बाहर की फॉरेन कंपनी हमारे देश में आकर अगर कोई शेयर इशू करती है और हमारे मार्केट से पैसा लेकर जाती है उसे हम बोलते हैं IDR। तो कोई भी बाहर की कंपनी इंडिया में आके इशू कर रही है तो उन्होंने बोल दिया भैया वो IPO लेके आ रही है, बाहर की फॉरेन कंपनी इंडिया में आके IPO लेके आ रही है, तो यस बच्चा उसे भी ये चैप्टर फॉलो करना पड़ेगा। अगर राइट इशू भी हो रहा है, मतलब राइट इशू किसका हो रहा है? इंडियन डिपॉजिटरी, मतलब बाहर की कंपनी आकर अपने पुराने शेयर होल्डर को, ठीक है, राइट दे रही है। इनिशियल पब्लिक ऑफर कौन लेके आ रहा है? छोटी, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अगर इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म, एक्चुअली में कुछ इनोवेटिव आइडियाज होते हैं, स्टार्टअप कंपनीज होते हैं, इनका अलग से प्लेटफॉर्म होता है। अगर ये भी अपने आप को लिस्ट करा रहे हैं, चाहे वो इशू ला रहे हो चाहे ना ला रहे हो, लगेगा। बोनस इशू लेके आ रहे हो तो फिर ये रेगुलेशन एप्लीकेबल है। चलिए नेक्स्ट बच्चा, इन्होंने कुछ मीनिंग्स दे रखे हैं। इन्होंने कहा कि ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट क्या होता है समझना। अब जब भी आप IPO लेके आते हो तो आप एक ऑफर डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे। अगर आपका ऑफर डॉक्यूमेंट अभी तैयार नहीं है तो इसे हम क्या बोलेंगे? ये ड्राफ्ट है। जब ये फाइनल हो जाता है तो उसे हम ड्राफ्ट वर्ड हटा देते हैं, इसे बस ऑफर डॉक्यूमेंट बोलते हैं। कब कब इशू करते हैं बच्चा? IPO, FPO, राइट इशू, जो भी आप लेके आ रहे हो इन सब में आपको करना पड़ेगा। सिचुएशन के अकॉर्डिंग नाम चेंज हो जाता है। जनरली इसे हम प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन अगर राइट इशू के केस में ये ऑफर डॉक्यूमेंट का नाम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेटर ऑफ ऑफर बोलते हैं, लेकिन बात एक ही होती है, ऑफर होता है, ऑफर डॉक्यूमेंट होता है, प्रॉस्पेक्टस होता है। नेक्स्ट क्या लिखा है? रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। व्हाट डू यू मीन बाय रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस? समझना, अगर आपका ऑफर डॉक्यूमेंट एकदम कंप्लीट है,
तो उसे हम ऑफर डॉक्यूमेंट बोलते हैं। अगर वो इनकम्प्लीट है मतलब उसमें डिटेलिंग्स नहीं है, ठीक है। कौन सी डिटेलिंग नहीं है? या तो आपने प्राइस नहीं बताई उसमें, या तो आपने नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बताए। तो ऐसे ऑफर डॉक्यूमेंट को जो कि इनकम्प्लीट होता है उसे हम बोलते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। क्लियर है? चलिए डेफिनेशन से बच्चा। अब यहाँ पे इन्होंने बोला चलिए आईपीओ एफपीओ के बारे में डिटेल में पढ़े। इन्होंने कहा किसी को भी लाना है तो पहले आइडिया जो ये चैप्टर है ना, इसके रेगुलेशन फुलफिल करने पड़ेंगे। अब रेगुलेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। चलिए, तो यहाँ पे रेगुलेशन नंबर 5 की बात हो रही है। हेडिंग से समझेंगे कौन कौन सी एंटिटीज है जो आईपीओ नहीं ला सकती है। बच्चा कुछ एंटिटीज को साफ साफ बोल दे भैया आप आईपीओ नहीं ला सकते। अब यहाँ पे ABCD, ठीक है, ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं देखो, रेगुलेशन 5(1) की बात कर रहा है और ये 5(2) की बात कर रहे हैं। चलिए समझेंगे। इन्होंने कहा कि भैया कोई भी इश्यूअर मतलब वो कंपनी जो इश्यू ला रही है, उसका प्रमोटर, ठीक है, या प्रमोटर के ग्रुप, या फिर बच्चा सेलिंग शेयर होल्डर। अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, आईपीओ में नए शेयर्स भी आते हैं जिसे हम फ्रेश इशू करते हैं, और पुराने भी आते हैं जिसे हम ऑफर फॉर सेल करते हैं। सेलिंग शेयर होल्डर मतलब वो शेयर होल्डर जो पुराने है ना, अपने शेयर्स को मार्केट में आईपीओ के फॉर्म में लेके आ रहा है। इन्होंने बोल दिया डिबार्ड बाय दी सेबी। इन शॉर्ट साफ साफ बोल दिया, अगर सेबी ने किसी को डिबार करके रखा है, डिबार मतलब रोक के रखा है, किस किस को, या तो इश्यूअर को, इसको प्रमोटर को, या पुराने शेयर होल्डर को मना करके रखा है, तो वो जिस कंपनी के शेयर लेकर आ रहे हैं उस कंपनी को बोलते हैं भैया आप आईपीओ मत लाइए। या फिर प्रमोटर डायरेक्टर एनी अदर कंपनी। बच्चा एक कंपनी है ABC, इस कंपनी का मैं प्रमोटर डायरेक्टर हूँ, मुझे यहाँ पर मना करके रखा है। अब मैं दूसरी कंपनी का भी हूँ तो उस दूसरी कंपनी को भी मना कर दिया है, ठीक है। चलिए, या फिर इश्योर उसका प्रमोटर डायरेक्टर क्या बच्चा, विलफुल डिफॉल्टर। पहले और दूसरे में बोल दिया, क्या बोल दिया कि सेबी ने डिबार्ड करके रखा है, ठीक है। थर्ड वाले पॉइंट में बोल दिया विलफुल डिफॉल्टर। इसकी भी पूरी लिस्ट होती है बच्चा। और बच्चा डी पॉइंट बोलता है प्रमोटर डायरेक्टर क्या है बच्चा, फिजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। ये फिजिटिव ऑफेंडर कौन होते हैं बच्चा, प्रॉपर हिंदी बोलूं तो भगौड़ा, ठीक है। जैसे नीरव मोदी, माल्या, ये सब इंडिया छोड़ के भाग चुके हैं। अगर ये किसी कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर हैं तो उस कंपनी को बोल दिया आप आईपीओ मत लाइए, ठीक है। और ई पॉइंट बोलता है एनी आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। चलिए ये क्या क्या बोलते हैं फटाफट देख लेंगे। शॉर्ट की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने बोला है कौन सी कंपनी एलिजिबल नहीं है। वो कंपनी एलिजिबल नहीं है जिसको डिबार्ड करके रखा है बाय दी सेबी, कंपनी को या उस कंपनी के डायरेक्टर प्रमोटर को, ठीक है। अगर वो डायरेक्टर प्रमोटर किसी और में भी है तो बच्चा इसमें A पॉइंट और B पॉइंट कवर हो गया। विलफुल डिफॉल्टर मतलब विलफुल डिफॉल्टर बैंकों ने लिस्ट दे रखी है, ये लिस्ट है विलफुल डिफॉल्टर की, तो प्रमोटर डायरेक्टर जिस कंपनी को बिलोंग करते हो जो विलफुल डिफॉल्टर की लिस्ट में, उस कंपनी को मना कर दिया। या फिर बच्चा फिजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, भगौड़े लोग हैं, प्रमोटर डायरेक्टर जिस कंपनी को मना कर दिया है, ठीक है। चलिए ई पॉइंट बोलता है आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल। अब क्या बोल दिया इन्होंने, आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आ जाइए, साफ साफ बोल दिया है अगर आपकी सिक्योरिटीज कन्वर्टेबल है, कन्वर्ट होने वाली है, तो रुक जाओ, पहले कन्वर्ट हो जाए, उसके बाद आप क्या करना, इश्यू लेकर आना। जब तक कन्वर्ट नहीं होगा हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, ठीक। चलिए यहाँ पे A और B नॉट अप्लाई। कौन सा A B, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट कब अप्लाई नहीं होगा। इन्होंने कहा अगर सेबी ने जो डिबार्ड किया था, रोका हुआ था, अब वो रोक हटा दी है। अब जब रोक हटा दी तो बच्चा आप एलिजिबल हो गए। लेकिन बस ध्यान रखना, जब भी ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी को दोगे, सेबी को आप ड्राफ्ट फॉर्म देते हुए सेबी इसे फाइनल करता है। जैसे कि डेफिनेशन मैंने बताया था, ड्राफ्ट मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ, सेबी सारी चीजें चेक करेगा और कंप्लीट करने का ऑर्डर पास कर देगा कि फाइनल हो गया। तो सेबी के पास जब ड्राफ्ट जा रहा था तब सेबी ने ये डिबार्ड वाली हटा दी लिमिट, तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। चलिए शॉर्ट में था। नेक्स्ट, अभी हमने आपको ये बताया कि अगर आपका जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट था कन्वर्टेबल सिक्योरिटी कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो आपको बोल दिया भैया आप नहीं कर सकते। लेकिन वो उसका एक्सेप्शन है, इन्होंने बोल दिया अगर इसमें अभी टाइम है, कन्वर्ट होने में टाइम है, क्योंकि आप इसॉस लेकर आए हैं, लेके आए। अब ये क्या होता है, एम्प्लॉयज को देना है। अक्सर कंपनी अपनी एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए क्या करती हैं, शेयर्स देती है। तो जब भी वो मोटिवेट करने के लिए शेयर्स देती हैं तो बच्चा उसमें वो बोल दिया जाता है कि आप 3 साल काम करिए तब हम आपको शेयर्स देंगे। अब इन 3 साल में एक ही साल हुआ था, कंपनी ने आईपीओ लाने का सोचा। अब कंपनी तो डर गई कि भैया हम तो आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल है, अभी हुआ नहीं है, तो अब हम कैसे करेंगे। तो इन्होंने बोला एम्प्लॉयज को मोटिवेट
करने के लिए क्या था, कोई बात नहीं। जनरल रूल, अगर कोई भी शेयर्स कन्वर्ट नहीं हुए, कोई भी शेयर्स अगर कन्वर्ट नहीं हो तो आपको आईपीओ नहीं लाने दे रहे। लेकिन दो एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन क्या है, अगर एम्प्लॉयज को दिया है तो अलाउड है। दूसरा, अगर आपका जो वो शेयर्स कन्वर्ट होने वाला था वो ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट से पहले कन्वर्ट हो जाता है तो हो जाएगा ना, ऑफ कोर्स, ये तो नॉर्मल सी बात थी। फाइलिंग करने से पहले कन्वर्ट हो जाए तो भी कोई टेंशन नहीं है। तो पहला वाला तो एक्चुअली में एक्सेप्शन है एम्प्लॉयज के केसेस में, दूसरा तो एक्सेप्शन नहीं है। दूसरा तो बस क्या बोल रहा है, अगर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ड्राफ्ट करने से पहले तो अलाउड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेगुलेशन 6। रेगुलेशन 6 बोलता है कौन कौन एलिजिबल है। अभी पहले 5 क्या बता देता है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है, नेगेटिव लिस्ट। अब हम पॉजिटिव लिस्ट पढ़ते हैं। इन्होंने बोल दिया सबसे पहले बच्चा अपन हेडिंग्स बनाएंगे ABC, ठीक है, और ये D वाला पॉइंट। पहले हम हेडिंग बनाएंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है A पॉइंट, उसकी पहली हेडिंग क्या होगी, नेट टेंजिबल एसेट। बच्चा B पॉइंट की क्या होगी, एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। C की क्या होगी, नेटवर्थ, ठीक है। और बच्चा D की क्या होगी, चेंज इट्स नेम। तो 4 हेडिंग याद रखना। कौन कौन एंटिटीज एलिजिबल है, इन्होंने कहा ये सारी की सारी कंडीशन जो भी कंपनी फुलफिल कर देती है उसे आईपीओ लाने दे दिया जाएगा। बच्चा एक बात अच्छे से ध्यान रखना, किसी भी कंपनी को आईपीओ लेकर आने दिया जाता है तो वो बहुत अच्छी कंपनी होती है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होता है। उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड होता है, जो मैंने अभी आपको हेडिंग मार्क कराई, उसी से ही होता है, ठीक है। जैसे कि उसका नेट टेंजिबल एसेट्स अच्छा खासा होना चाहिए, उसका एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा खासा होना चाहिए, उसकी नेटवर्थ अच्छी होनी चाहिए। और बच्चा अगर कंपनी ने नाम चेंज किया तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसा नहीं हो कि आपकी कंपनी एकदम न्यू नाम चेंज करने का, अच्छा खासा पैसा होना चाहिए। तो ये 4 हेडिंग, अगर ये चारों के चारों कंडीशन फुलफिल होती है तो आपकी कंपनी आईपीओ लाने के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज नहीं, ठीक। चलिए अब नेट टेंजिबल एसेट कितना होना चाहिए, उन्होंने कहा भैया मिनिमम 3 करोड़ तो होना चाहिए। 3 करोड़ कब होना चाहिए, उन्होंने कहा पिछले ईच लिखा है, ईच पिछले 3 सालों में हर एक साल आपका मिनिमम 3 करोड़ या उससे ज्यादा हो तो आपकी कंपनी अच्छी है, ठीक है। 3 साल से मतलब कोई भी आधा साल ना हो, ठीक है, पूरे 12 महीने की 3 साल की बात हो रही है। और उन्होंने कहा हमें आपकी बैलेंस शीट में मॉनेटरी एसेट ज्यादा नहीं दिखने चाहिए। मॉनेटरी एसेट मतलब कैश, हमें नहीं दिखना चाहिए कि आपकी जो बैलेंस शीट है उसमें बहुत ज्यादा पैसा हो, कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत कैश। आप कह रहे हो आप आईपीओ लेके आ रहे हो, जनता से पैसे मांगने जा रहे हो। अब जब जनता से पैसे मांगने जा रहे हो और आपकी बैलेंस शीट में हमें कैश दिख रहा है, उसको यूज करो ना। तो प्लीज आईपीओ लेके आ रहे हो तो ज्यादा कैश नहीं होना चाहिए। कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उन्होंने कहा नॉट मोर देन हेल्ड 50% से ज्यादा तो आपका नहीं होना चाहिए मॉनेटरी एसेट। अब उन्होंने कहा इनकेस मान लो हो गया, अगर हो गया तो कोई बात नहीं, ईश्वर बस कमिटमेंट करे कि वो जो पैसा है बैलेंस शीट में जो दिख रहा है 50 से ज्यादा, पहले तो नहीं होना चाहिए, होगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको कमिटमेंट डिक्लेरेशन देने पड़ेगा, आप प्रोजेक्ट के लिए उसी बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए यूज करोगे जिसके लिए आप आईपीओ लेके आ रहे हैं। और उन्होंने क्या बोल दिया, ये 50% की जो लिमिट है वो अप्लाई नहीं होगी जब ऑफर फॉर सेल, ये ऑफर फॉर सेल वही है पुराने शेयर अगर लेके आ रहे हो, नए शेयर लेके आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर ये रूल एप्लीकेबल है। पुराने शेयर लेके आ तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। चलिए एवरेज, हमें पहला पॉइंट तब समझ में आ गया, मतलब आपको हेडिंग बनानी और हेडिंग देने के बाद ये एक्सप्लेन करना है, नेट टेंजिबल एसेट। दूसरा एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं, एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट होने का मिनिमम 15 करोड़ तो होना चाहिए, कंपनी अच्छी होनी चाहिए ना। 15 करोड़ तो आपको रखना पड़ेगा। एवरेज कब का, पिछले 3 साल का देखा जाएगा। नेटवर्थ आपकी कितनी होनी चाहिए, पिछले 3 साल में हर एक साल एक। बच्चा इन्होंने साफ साफ बोल दिया 1 करोड़ तो होना चाहिए, मतलब नेट टेंजिबल एसेट 3 करोड़, प्रॉफिट बोल दिया 15 करोड़, और बच्चा नेटवर्क कितनी होनी चाहिए, 1 करोड़ पिछले 3 सालों में। डी पॉइंट बोलता है मान लो आपकी कंपनी ने अभी पिछले 1 साल में, बच्चा पिछले 1 साल की बात हो रही है, आपने पिछले 1 साल में अपना नाम बदला। बच्चा हम 10 साल पुरानी बात नहीं करें, मैंने 10 साल पहले नाम बदला तो ये नहीं लगेगा। मैंने 6 महीने पहले बदला, ये लगेगा। मैंने 2 साल पहले नाम बदला, नहीं लगेगा। इन शॉर्ट पिछले 1 साल में अगर आपने नाम बदला है तो आपकी कंपनी हमारे लिए तो एकदम न्यू है, आपको जानता भी है कि नहीं कोई, ठीक है। तो पिछले 1 साल में अगर आपने नाम बदला है तो उन्होंने बोल दिया 50% आपने नाम बदला, कुछ ना कुछ नई एक्टिविटी एड ऑन की होगी। आपने अपनी कंपनी में जब भी कोई न्यू एक्टिविटी एड ऑन करी, इस कारण से आपने नाम बदला, तो ध्यान रखना उस न्यू एक्टिविटी से आपने कमाया हो एटलीस्ट 50% पैसा, तो उसी न्यू एक्टिविटी नए नाम चेंज करने के बाद कमाए तो ही हम
आपको आपको आईपीओ लाने देंगे। इन शॉर्ट आईपीओ लाने की 4 कंडीशन। पहला, नेट टेंजिबल एसेट अच्छा खासा 3 करोड़, प्रॉफिट 15 करोड़ अच्छा खासा, नेटवर्थ अच्छा खासा 1 करोड़, और अगर नाम बदला है तो नाम बदलने के कारण एक्टिविटी बदली हो, उस एक्टिविटी से आपने 50% से ज्यादा कमाया हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो आईपीओ लाओ, अदरवाइज नहीं। अब ये जो पूरी कंडीशन थी, ये हमारी जो पूरी कंडीशन थी, ये क्या थी? हमारी 6 का रेगुलेशन, सब रेगुलेशन 1। इन्होंने कहा मान लो ये चारों कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो क्या आप आईपीओ लेके आओगे? नहीं लेकर आ पाओगे। लेकिन सेबी आईसीडीआर बोलता है अगर आप नहीं भी लेकर आ पाए, ये 4 कंडीशन नहीं फुलफिल हुई तो नहीं लेके आ पा रहे, तो हम आपको एक और मौका दे रहे हैं। इन्होंने कहा एक और तरीका है, एक और तरीका है, आप बुक बिल्डिंग प्रोसेस से आइए। तरीका क्या है? बुक बिल्डिंग प्रोसेस। क्या होती है बुक बिल्डिंग प्रोसेस? समझिए। एक्चुअल में जब आप इश्यू लेके आते हो तो 2 तरीके से लाते हैं। जब आप इश्यू लेके आते हो तो 2 तरीके से। एक तो आपकी प्राइस या तो एकदम फिक्स है, आपको मालूम है, या तो आपकी जो प्राइस है फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है। तो आपको क्या करना है बच्चा? दूसरी प्रोसेस से जाना है। मुझे मेरा शेयर 100 रुपए का लेके आना है, मैं फिक्स्ड हूं। मुझे मेरा शेयर बच्चा कितने का है मुझे नहीं पता, ठीक है? तो मैं डिस्कवर करना चाहती हूँ मेरी कंपनी की कितनी रेपुटेशन मार्केट में, ठीक है? तो इन्होंने बोला उस प्रोसेस को हम बुक बिल्डिंग बोलते हैं। बुकिंग, सारे के सारे लोग शेयर्स को बुक करेंगे, उससे मुझे मेरी प्राइस पता चलेगी। इन्होंने कहा अब आप फिक्स प्राइस तरीके से तो लेके नहीं आ पा रहे क्योंकि भैया आप इतने कॉन्फिडेंट ही नहीं हो, आप इतनी अच्छी कंपनी ही नहीं हो। इन्होंने कहा आपकी अगर अच्छी कंपनी नहीं है तो आपके पास वन एंड ओनली दूसरा तरीका ही बचता है, दैट वाज बुक बिल्डिंग। ये तरीका आपसे छीन लिया जाता है। बुक बिल्डिंग प्रोसेस से आना, प्राइस फिक्स करने का अधिकार आपको नहीं है। बुकिंग होगी, उससे प्राइस डिसाइड होगी, लेकिन अब ये जनता को नहीं देना है। आपकी कंपनी अच्छी है तो पब्लिक को देंगे। आपकी कंपनी अच्छी नहीं है तो उन्होंने कहा भैया एक क्यूआईबी होते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बाय, ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, खिलाड़ी होते हैं जिन्हें मार्केट का अच्छा खासा नॉलेज होता है। इन्होंने बोला कि आप बुक बिल्डिंग प्रोसेस से आएंगे और हमारी शर्त है कि भैया आपका अलॉटमेंट मिनिमम, बोला है मैक्सिमम नहीं, मिनिमम 75% किसको देना है बच्चा? क्यूआईबी को देना है। मतलब ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो मार्केट के जानकार है, इन्हें अगर आप पे भरोसा हो जाता है तो आप आईपीओ लेके, अदरवाइज आपके पास अब कोई और रास्ता नहीं है। मिनिमम 75% इन्हीं को देना, ठीक है? और अगर ये लोग लेने से मना कर देते हैं, थोड़े बहुत ही आते हैं, 75 नहीं आते, तो रिफंड करना पड़ेगा। मतलब कोई भी एरे गैरी नतुधरी कंपनी आईपीओ नहीं लाती है। क्या ये बात समझ में आई? चलिए अब हम चलते हैं शॉर्ट में। नेट टेंजिबल एसेट 3 करोड़, एवरेज ऑपरेटिंग 5, नेटवर्थ 1, और अगर नेम चेंज होता है तो भैया न्यू एक्टिविटी, न्यू बिजनेस है, आपने 50% अर्न किया। तो ये शॉर्ट में, ठीक? चलिए बच्चा ये पूरे एग्जाम्पल समझा के रखे हैं, ठीक है? अगर आपको इनको डिटेलिंग में समझना है, तो बच्चा आपको जैसे कि पहले, है ना, आप जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन उनको पता ही होगा, मेरे पूरे के पूरे सिक्योरिटी लॉ, है ना, एसएलसीएम जो मेरा सब्जेक्ट है, इसके पूरे के पूरे फ्री लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे मेरे, ठीक है, CS पिंकी आर यादव वाले चैनल में आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, पूरे चैप्टर वाइज पूरी की पूरी मॉड्यूल मिल जाएगी बच्चा। तो उससे आप देख सकते हैं अगर बहुत डिटेल में समझना है, अदरवाइज ये तो रिविजन है। क्लियर है बच्चा? चलिए तो रेगुलेशन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, शॉर्ट में पढ़ेंगे। जनरल कंडीशन। अब जनरल कंडीशन की बात करो तो बच्चा यहाँ पर रेगुलेशन 7.1 7.2, और बच्चा प्लीज 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 ये अमेंडमेंट में आया, अभी अमेंडेड हुआ है, ठीक है? अभी दिसंबर 2022 में अमेंड किया गया है, तो ये न्यू है, प्लीज इसको तो ध्यान रखना। ये आपके सप्लीमेंट्स में भी मैंने अलग से कवर कर रखे। अगर आपको एसएलसीएम के जितने भी सप्लीमेंट्स देखने हो तो सप्लीमेंट्स के लिए भी बच्चा आपको अलग से, है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो आपको 2 लिंक मिल जाएंगे। आपको मेरे पूरे एसएलसीएम के अगर लेक्चर्स चाहिए उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, प्लस इसकी और आपको अमेंडमेंट्स की, सप्लीमेंट्स की मिल जाएगी। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करें बच्चा। अब इन्होंने कहा कि जनरल कंडीशन क्या है? मैं हूँ, ठीक है, मेरी कंपनी, मुझे आईपीओ लेके आना है, तो वो तो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी और इनएलिजिबिलिटी दोनों है। इसके अलावा भी जनरल बातें हैं, क्या क्या कवर करना है। इन्होंने कहा सबसे पहले जाकर क्या कर लो, इन प्रिंसिपल अप्रूवल ले लो। किससे? शेयर इशू कर रहे हो, इशू करने के बाद कल को वो सारे के सारे शेयरहोल्डर आपस में शेयर्स किसको खरीदेंगे बेचेंगे, तो लिस्ट करा लो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वहां पर। तो उसके लिए पहले आपको अप्रूवल लेने के लिए, है ना, एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। तो जनरल कंडीशन ये है, आईपीओ लाने तभी दिया जाएगा जब ये कंडीशन फुलफिल करोगे। पहले इन प्रिंसिपल अप्रूवल ले लो। दूसरा,
अग्रीमेंट कर लो किससे, डिपॉजिटर से, ताकि आपके शेयर सारे के सारे डीमैट फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो। प्रमोटर को तो साफ बोल दे भाई तेरे पास जितने शेयर्स है ना वो तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होने चाहिए, और अगर पुराना कोई भी शेयर्स बचा है तो प्लीज उसे फुल्ली पेड अप कर दो। अब बच्चा होता क्या है, हम मांग मांग के परेशान है, कॉल कर करके परेशान है, सामने वाला दे नहीं रहा है, अब सामने वाला देगा नहीं तो हमें आईपीओ नहीं लाने दिया जाएगा। इन्होंने साफ साफ बोलते भैया फोरफिट कर लो, पैसे खा जाओ, या तो उसे फुल्ली पेड करा दो, या तो फोरफिट, या तो आर हो जाओ, या तो पार, पूरे से खत्म करो, तब हम आपको आईपीओ लाने देंगे। फाइनली बच्चा ये पॉइंट क्या बोलता है, इन्होंने कहा भैया फर्म अरेंजमेंट ऑफ द फाइनेंस वेरिएबल मींस 75%। इन्होंने कहा कि आप जो भी आईपीओ लेकर आ रहे हो, आपका आईपीओ जितने का भी है, फॉर एग्जांपल आपका 100 करोड़ का आईपीओ है, लेकिन आपका जो प्रोजेक्ट है वो 500 करोड़ का है, आपका जो प्रोजेक्ट है वो कितने करोड़ का है, 500 करोड़ का। बच्चा अब 500 करोड़ में से आपने 100 करोड़ तो आईपीओ में ले लिए, अब बच्चा बाकी के 400 करोड़ का क्या, इन्होंने साफ साफ बोल दिया प्लीज 75% जो आपका पैसा है, 75% जो पैसा है ना 500 करोड़ का, इसका साफ साफ हमें बता दो, डिस्क्लोजर दे दो कि भैया कहाँ से क्या पैसा जुगाड़ होने वाला है। ठीक है, चलिए फिर उन्होंने बोला रेगुलेशन 7(2) में क्या बोलता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब ये जनरल कॉर्पोरेट पर्पस क्या है बच्चा, इन्होंने इसमें ये बोला है कि आप आईपीओ से जितना भी लेके आ रहे हो, फॉर एग्जांपल आप 100 करोड़ लेके आ रहे थे, जैसे कि मेरा एग्जांपल है 100 करोड़ का, इस 100 करोड़ में से 25% मैक्सिमम इधर उधर आप यूज कर सकते हो, उसके अलावा नहीं। ठीक है, चलिए शॉर्ट में फटाफट हम क्या पढ़ रहे, अगर आईपीओ लेकर आना है, अगर आईपीओ लेके आना है तो ये दो बातें, ठीक है, इन दो बात को फटाफट आपको क्या करना है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अप्रूवल ले लो कि हम आपके यहाँ पे लिस्ट कराएंगे, सारे डिपॉजिटर से एग्रीमेंट कर लो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, प्रमोटर बोल दे तुम्हारे पास सारे शेयर डिपॉजिट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होने चाहिए, पुराने शेयर या तो फुल्ली या तो फोरफिट कर दो, और जितना भी आपका प्रोजेक्ट में पैसा लगने वाला है प्लीज हमें बता दो कि वो पूरे सही तरीके से है ना प्रोजेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पता चला यहाँ से 100 करोड़ ले लिया, 400 करोड़ का कोई ठिकाना नहीं है, प्रोजेक्ट तो पूरा फिल हो जाएगा, तो ये भी पूरी कंडीशन फुलफिल कर लो। और फाइनली उन्होंने बोला कि आप जितना भी आईपीओ लेके आ रहे हो उसका ज्यादा से ज्यादा 25% ही आप इधर उधर यूज कर सकते हो, अपने वर्किंग कैपिटल में यूज कर सकते हो, इसके अलावा हम आपको नहीं करने देंगे। अब हम पढ़ते हो जो ये न्यू अमेंडमेंट आया, ये न्यू अमेंडमेंट क्या बोलता है, ये न्यू अमेंडमेंट बोलता है कि अगर आपका जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, ये वाला पॉइंट, ठीक है, अगर आप कोई भी पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज करो, मतलब इधर उधर आपने फॉर एग्जांपल ब्रिज बनाने के लिए पैसा लिया था, ठीक है, आपका प्रोजेक्ट था ब्रिज बनाने का, उसमें आपने 100 करोड़ ले लिया, तो उन्होंने कहा अभी ऊपर हमने पढ़ा 25% से ज्यादा नहीं, इन्होंने कहा मान लो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और उसके अलावा भी दूसरे ऑब्जेक्ट्स आते हैं, उसके अलावा भी दूसरे ऑब्जेक्ट्स आते हैं, लेकिन जो ये दूसरा ऑब्जेक्ट है वो आइडेंटिफाइड नहीं है, वो आइडेंटिफाइड नहीं है, तो इन्होंने बोल दिया कोई बात नहीं, आपकी लिमिट 25 की जगह क्या है बच्चा 35, लेकिन अगर बस ओनली सच ऑब्जेक्ट्स है, सच है, ऊपर अगर आप ध्यान दोगे तो दो चीजें ऐड ऑन है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और अदर, तो उसकी लिमिट 35 है, लेकिन बस अगर अदर है तो उसकी लिमिट क्या है 25, ये न्यू है अमेंडेड है। चलिए यहाँ पे कुछ नहीं बच्चा, इधर उधर की बातें शॉर्ट में दे रखी है, प्रोजेक्ट मतलब जो भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट होगा जिसके लिए आप पैसे कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म, इसको शॉर्ट में बता देती हूँ, पार्टनरशिप फर्म क्या बोल रहा है बच्चा ध्यान देना, अगर मेरी कंपनी बच्चा स्टार्टिंग से कंपनी नहीं थी, वो इससे पहले एक फर्म थी पार्टनरशिप फर्म थी, या फिर बच्चा एलएलपी थी। अब फर्म अगर एलएलपी थी, आज वो एलएलपी और फर्म के बाद कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है, तो उन्होंने कहा उसका फिर ट्रैक रिकॉर्ड कैसे देखेंगे। अभी हमने पढ़ा कौन कौन सी कंपनी एलिजिबल है, कंपनी एलिजिबल तब होगी जब पिछले 3 साल में उसका रिकॉर्ड अच्छा होगा, अब लेकिन पिछले 3 साल से तो मैं कंपनी नहीं थी, मैं तो क्या थी, फर्म थी, एलएलपी थी। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, हम आपके वो 3 साल भी कंसीडर कर लेंगे, हम उसका ही प्रॉफिट देख लेंगे, लेकिन हमारी एक कंडीशन है, कंडीशन हमारी क्या है, उन्होंने कंडीशन ये है कि प्लीज माना कि वो एक फर्म थी, माना कि वो क्या थी बच्चा एक फर्म थी, उसके अकाउंट्स बस प्रिपेयर कर लो एज पर कंपनीज एक्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर कंपनीज में पिछले 3 साल का तो हमने भैया फर्म के अकॉर्डिंग किया, इन्होंने कहा पुरानी डेट में जो फर्म के अकॉर्डिंग आपने अकाउंट्स प्रिपेयर कर रखे हैं, उसके अलावा एक और एडिशनल कंडीशन क्या है, कंपनी को अकॉर्डिंग बना दो और उसका प्रॉफिट दिखा दो, हम कंसीडर कर लेंगे। और ध्यान रखना जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो प्लीज सर्टिफाइड करवा लेना, किससे, सीए से करवा लेना, और सीए ये सारी चीजें चेक कर लेगा। ठीक है, चलिए फिर क्या लिखा है बच्चा, स्पिनिंग ऑफ की बात कहूँ तो ये मर्जर की बात नहीं हो रही है, डीमर्जर की बात हो रही है, किसकी हो रही है बच्चा, डीमर्जर की बात हो रही है। मान लो आपकी कंपनी पिछले सालों में कंबाइंड ए बी कंपनी थी, लेकिन आज ए अलग हो गई है और बी अलग हो गई है, अब इनको आईपीओ लेके आना है, इन्होंने कहा कि टेंशन मत लो, हम भी आपका है ना, हम कंसीडर आपका कर लेंगे उतने प्रोपोर्शन का जितने प्रोपोर्शन से आप थे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे बच्चा।
आ जाइए, रेगुलेशन 8 क्या बोलता है? एडिशनल कंडीशन फॉर ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल मतलब पुराने शेयर्स। अगर आपके पुराने शेयर्स की मैं अगर बात करूं तो रेगुलेशन 8 क्या बोलता है? पुराने शेयर अगर आप आईपीओ में लेके आ रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा कंडीशन ये है, पुराने शेयर्स भी फुल्ली पेड अप होने चाहिए। वापस हम पढ़ रहे हैं आईपीओ। आईपीओ फ्रेश भी लाया जा सकता है, पुराने शेयर्स का भी ला सकते हैं। इन्होंने कहा हम फ्रेश की बात नहीं करें, हम पुराने की बात करें, हम ओल्ड की बात करें। अगर पुराने शेयर्स लेके आ रहे हो तो पुराने शेयर भी फुल्ली पेड अप होने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी, कितने पुराने होने चाहिए? मिनिमम 1 साल पुराने तो हो, ठीक। 2 कंडीशन, दैट्स इट। फुल्ली पेड और कम से कम 1 साल पुराने होने चाहिए। ऐसे नहीं 2 महीने पहले आपको मिले अब आप बेचने आ गए, नहीं, कम से कम मिनिमम 1 साल पुराने तो होने चाहिए। अब इन्होंने यहाँ पे फर्स्ट प्रोविजन सेकंड प्रोविजन कुछ बोला है। इन्होंने कहा भैया कन्वर्टेबल की बात कर दी, कन्वर्टेबल की बात कर दी। पुराने शेयर्स, मान लो बच्चा आपने सुना होगा कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। हमने एक शर्त रखी कि पिछले 1 साल तक तो आपके पास होने चाहिए, लेकिन पिछले 1 साल में तो वो डिबेंचर थे, इक्विटी तो थे ही नहीं, अब क्या करेंगे? तो साफ साफ बोल दिया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम कंसीडर करेंगे उसे भी 1 साल। 5 बच्चा मान लो 3 साल, मान लो कितने? 3 साल। पिछले 3 साल से डिबेंचर थे, 3 साल बाद ये इक्विटी हो जाते हैं। आज ही क्या इक्विटी पे तो मानेंगे? उन्होंने कहा पिछले 3 साल से थे डिबेंचर, तो मान लिया जाएगा कि वो भी है ना आपकी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ठीक। चलिए ध्यान रखना 1 ईयर कब खत्म हो आपका? जब भी ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट दे रहे हो उससे पहले, ऑब्वियस सी बात है बच्चा। नेक्स्ट, अभी उन्होंने बोला 1 साल वाली कंडीशन, 1 साल वाली कंडीशन, 1 साल तो पुरानी होनी चाहिए, लेकिन 1 साल वाली पुरानी बात इसमें एप्लीकेबल नहीं है। किस किस में नहीं है? अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी इशू लेकर आ रही है पुराने शेयर्स का तो कंपलसरी नहीं है कि 1 साल पुराना हो ऑफर फॉर सेल। या फिर बच्चा स्टैट्यूटरी अथॉरिटी कंपनी लेके आ रही है, या फिर कोई भी कंपनी स्पेशल पर्पस के लिए बनी है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की, तो 3 सरकारी कंपनी, स्टैट्यूटरी और वो कंपनी जो स्पेशल पर्पस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बनाई गई है। अगर ये शेयर्स लेकर आते हैं, पुराने शेयर्स का आईपीओ लेके आते हैं, तो उन पे 1 साल वाली कंडीशन फुलफिल नहीं है। मतलब ये वाली बच्चा यहाँ पे 2 पॉइंट्स थे, 2 पॉइंट्स थे। इन्होंने कहा फुल्ली पेड वाली लगेगी, लेकिन ये वाली नहीं लगेगी, ठीक। चलिए और किस किस पे नहीं लगेगी? इन्होंने कहा जब भी सेक्शंस आते हैं तो समझ जाने मर्जर अमलगमेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने कहा आपकी कंपनी मर्ज हुई, आपकी कंपनी मर्ज हुई है तो 1 साल हम कंसिडर है ना नहीं करेंगे। बस शर्त रही है कि भैया अगर ए कंपनी और बी कंपनी आपस में क्या हो रहे बच्चा, आपस में क्या हो रहे बच्चा, मर्ज हो रहे, ठीक है। इन्होंने कहा मर्ज के कारण आप पुरानी उस कंपनी में जब थे तो वहां पे 1 साल तो पुराना था तो भी, ठीक है। और उन्होंने बोल दिया बोनस शेयर्स पे भी नहीं लगेगा। ध्यान रखना बोनस शेयर आपके पास जो इशू किए गए कंपनी ने पुराने 1 साल से किए गए। इन्होंने 2 बातें लिखी हैं। उन्होंने कहा ध्यान रखना बोनस शेयर्स किससे इशू किए गए? फ्री रिजर्व या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम, वो रिवैल्यूएशन से नहीं होने चाहिए। तो इन शॉर्ट ये तीन एक्सेप्शन है। पहला पूरे लिस्ट गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली, दूसरा क्या बोल दिया मर्जर वाले केस में भी 1 साल कंसीडर नहीं करेंगे, और तीसरा क्या बोल देगा बोनस इशू दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट हेडिंग की तरफ पढ़ते हैं बच्चा। रेगुलेशन 13 क्या बोलता है? इशू ऑफ वारंट्स। अब वारंट क्या होता है? वारंट क्या होता है बच्चा? वारंट एक तरीके का राइट होता है जो कि आगे चल के इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपको ऑप्शन मिलता है, आप चाहो तो उस ऑप्शन को ऑप्ट करो, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करो, आप चाहो तो मत करो, ठीक है। ये कुछ नहीं है, शेयर के साथ है ना, शेयर के साथ हमने आपको एक राइट दे दिया, वारंट दे दिया। चलिए अब इन्होंने कहा जो वारंट इशू किया जाता है मैक्सिमम इसका ड्यूरेशन 18 मंथ्स होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। फिर उन्होंने बोल दिया बच्चा, क्या बोल दिया यहाँ पर कि जो भी वारंट की जो प्राइस होती है बच्चा पहले ही आपको बता दी जाती है, ठीक है। ऑफर डॉक्यूमेंट में पहले ही डिस्क्लोज कर दिया जाता है। और वारंट का 25% अभी ले लिया जाता है, 25% पैसा अभी ले लिया जाता है, बाकी 75 बाद में लेंगे जब भी मैच्योरिटी है ना, जब भी जैसा भी कॉन्सेप्ट होगा। इन्होंने कहा मान लो ये एक ऑप्शन है, कल को आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर भी सकते हो, नहीं भी 25% आपने पहले ले लिया, इक्विटी शेयर में कन्वर्जन करें। मान लो सामने वाला बोलता है मुझे ये ऑप्शन नहीं चाहिए, तो बच्चा इन्होंने कहा तो अगर 25% आप पैसे पहले ही ले चुके हो तो प्लीज उसे फॉरफिट कर दो, भले बाद में वो ऑप्शन ले या फिर ना ले। वारंट नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन जो वो ऑप्शन दे रखा है कि आपको इक्विटी करने में, ये वाला ड्यूरेशन क्या लिखा है बच्चा? 3 महीने का दे रखा है। और फाइनली 4th पॉइंट क्या बोलता है? आप एक से ज्यादा वारंट अटैच कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट बच्चा, क्योंकि आप आईपीओ पढ़ चुके हो, अब एफपीओ की बात हो रही है। आईपीओ मतलब फर्स्ट टाइम,
जब आप लिस्टेड नहीं थे, अनलिस्टेड कंपनी थी। एफपीओ मतलब आप लिस्टेड हो चुके। अब आते ज़्यादा आपको रिपीटेशन मिलेंगे, जैसे कि एंटिटीज नॉट एलिजिबल, आप आईपीओ पढ़ चुके हैं, अब एफपीओ पढ़ रहे हो, तो बच्चा रिपीटेशन है। ए बी सी डी सेम है यहाँ पे, बस आईपीओ को कौन सा वाला पॉइंट कवर नहीं है, ई वाला पॉइंट। अभी ई वाला पॉइंट क्या था बच्चा, सिक्योरिटी कन्वर्टेबल वाला, आउटस्टैंडिंग वाला, वो वाला नहीं है, बाकी के सेम है, ठीक है। चलिए फिर इन्होंने बोला एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ दी एफपीओ। अगर आपको आईपीओ याद है तो कौन कौन एलिजिबल है, नेटवर्थ वाला, एवरेज प्रॉफिट वाला, ठीक है, नेट एसेट वाला, नेम इन चेंज। वहां पे 4 पॉइंट थे, इन्होंने यहाँ पे क्या बोल दिया, और अगर चारों कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हो तो हमने पढ़ा था ना क्यूआईबी को 75 दे देना। एफपीओ के केस में उन्होंने क्या बोल दिया, नेम चेंज वाली बात लगेगी, मतलब क्यों नेटवर्थ लगेगी, नहीं। क्या वो आपको एसेट वाली बात लगेगी, प्रॉफिट वाली बात लगेगी, नहीं। यहाँ पे दो ही बातें लगेंगी, एक ही बात लगेगी, नेम इन चेंज वाली, या फिर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो उन्होंने बोल दिया भैया 75% क्यूआईबी को दे दो, सेम है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऊपर रिपीट लिखा है। चलिए जनरल कंडीशन रिपीट 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 सेम एज आईपीओ, बस डिफरेंस क्या है, प्रमोटर का डीमैटेरियलाइजेशन वाली बात नहीं लिखी, बाकी सारी चीजें सेम है। चलिए इश्यू ऑफ वारंट तो पूरा ही सेम है बच्चा। यहाँ पे नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। आपके मॉड्यूल में क्या लिखा है बच्चा, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं तो ये प्रमोटर कंट्रीब्यूशन होता है क्या है, प्रमोटर को साफ साफ बोल दिया भाई तेरा आइडिया था, तूने कंपनी बनाई, अब पूरा का पूरा पैसा क्या जनता से उठाएगा, नहीं। अगर आप पूरा का पूरा पैसा जनता से उठाओगे तो आपको कुछ खोने का डर नहीं है, जनता का पैसा लगा, कल को लॉस होगा तो जनता का होगा, ठीक है। तो सेबी ने साफ साफ बोल दिया है प्रमोटर तुमको भी कुछ ना कुछ तो पैसे लगाना पड़ेगा। कितना लगाना पड़ेगा, एक लिमिट डिसाइड कर दी, मिनिमम इतना प्रमोटर कंट्रीब्यूशन तो प्रमोटर को देना पड़ेगा। चलिए कितना देना पड़ेगा, एटलीस्ट 20%। 20% किसका, पोस्ट इश्यू कैपिटल का। पोस्ट इश्यू मतलब अभी तक पुराना ओल्ड जो भी लेके आ चुके हो, और प्लस अभी कितना प्रपोज कर रहे हो, ठीक है। ओल्ड और जो आप प्रपोज कर रहे हो दोनों का प्लस होता है पोस्ट, दोनों का प्लस होता है पोस्ट। बच्चा इस ओल्ड को प्री बोलूंगी, ओल्ड को प्री बोलूंगी, और प्रपोज जो अभी देने वाले हो, मेरे पास 100 करोड़ ऑलरेडी थे, मुझे अब 20 करोड़ और लाना है, 20 करोड़ और लाना है, तो 20 करोड़ अभी आए नहीं है, लाना है, लेकिन इन दोनों को मिलाकर पोस्ट होता है 120 करोड़, इसका 20% एटलीस्ट आपका पैसा लगा होना चाहिए, अदरवाइज प्रमोटर को बोल दिया हम आपको जनता से पैसे लेने देंगे, ठीक है। तो प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन समझ में आ गया, कितना होना चाहिए बच्चा, साफ बोल दे 20% होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इन्होंने कहा 20% से कम अगर आप लाते हो तो दिक्कत है। इन्होंने कहा आप एक काम करो, नहीं है इतने पैसे तो हेल्प ले लो, किसे ले लो, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड से ले लो, इनसे आप हेल्प ले सकते हो। अब बच्चा प्रमोटर का पैसा बोला 20, लेकिन इतने 20 नहीं है, तो आप हेल्प ले लो। हेल्प किससे लेंगे, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड से, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उसकी भी लिमिट कितनी है बच्चा, 10%। आप 10% से ज़्यादा नहीं। ये हेल्प किस किस से मांग सकता है, क्या बस ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड से, नहीं, ये एक है जिससे हेल्प ले सकते हैं, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स से, शेड्यूल कमर्शियल बैंक से, पब्लिक फाइनेंशियल से, इंश्योरेंस कंपनी से, ठीक है, इनसे ले सकते हो अगर कहीं भी कुछ भी मिनिमम कंट्रीब्यूशन में शॉर्टफॉल होता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 10%, उससे ज्यादा नहीं, मतलब 10 तो मिनिमम आपके फंसे रहेंगे। चलिए अब इन्होंने कहा मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है, कब, प्रमोटर पता ही नहीं चल रहा हमें कौन है। अगर किसी कंपनी का प्रमोटर आइडेंटिफाइबल है, मतलब मालूम है कि कौन है, तो वो इतना पैसा देगा, इतना तो लगेगा। लेकिन अब पता ही नहीं है तो उन्होंने कहा जब पता ही नहीं तो लिमिट किस पे लगाएंगे, नॉट एप्लीकेबल। चलिए मिनिमम प्रमोटर जब कंट्रीब्यूशन देखा जाएगा तो इन्होंने यहाँ पे एक साफ साफ बातें बोल दिया, क्या बोलिए, आ जाइए। तो चलिए क्या बोल रहे हैं, इन्होंने कहा मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन ये तो बचा गया 20%, लेकिन 20% किसका है, इन्होंने बोल दिया 20% किसका, इक्विटी शेयर का। इक्विटी शेयर में एसआरबी, एसआर मतलब यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं है बच्चा, स्पेशल नहीं, सुपीरियर वोटिंग राइट है, ठीक है, सुपीरियर वोटिंग राइट वाले, ठीक है। चलिए इन्होंने कहा इक्विटी शेयर से मतलब क्या है बच्चा, इक्विटी शेयर में सुपीरियर वोटिंग राइट्स भी आ जाएंगे और कन्वर्टेबल भी आ जाएंगे। चलिए अब कन्वर्टेबल सिक्योरिटी मान लो बच्चा डिफरेंट डिफरेंट रेट की है, इन्होंने कहा डिफरेंट डिफरेंट रेट की है तो ध्यान रखना जो भी एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्राइस है उससे कम तो नहीं होना चाहिए। मान लो बच्चा इनिशियल पब्लिक ऑफर किसका हो गया बच्चा, कन्वर्टेबल डेट का है, हमने बोला भैया इक्विटी, हमने बोला बस इक्विटी। इन्होंने कहा अगर डेट का केस है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उस डेट का है ना 20% हम प्रोजेक्ट कॉस्ट ले लेंगे, मान लिया जाएगा वो इक्विटी का है, ठीक है। वापस पूरा कंक्लूड, मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कितना है 20%। 20% किसका, 20% किसका बच्चा,
पोस्ट इशूड कैपिटल का, ठीक है। अब 20% में क्या ले रहे हैं, इक्विटी लेंगे, 20% में क्या ले रहे हैं, इक्विटी ले रहे हैं, इक्विटी भी ले रहे हैं, सुपीरियर वोटिंग राइट भी ले रहे हैं, कन्वर्टेबल भी, ठीक है। अब कन्वर्टेबल ले रहे हैं तो इन्होंने कहा मान लो अगर डिबेंचर है, डेट है, तो डेट का 20% देख लेंगे, इक्विटी के बराबर हम उसको कंसिडर कर लेंगे। और अगर डिफरेंट डिफरेंट डेट है तो जो भी डिफरेंट डेट की जो प्राइसिंग हो उससे एवरेज, वेटेड एवरेज लिया जाएगा, उससे कम तो नहीं। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अब प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कब आएगा। प्रमोटर क्या करेगा, जनता से ले लेगा और बाद में पैसे दे या ना दे, तो उसको बोल दिया सुन, जनता से लेने से पहले तेरा कितने दिन पहले, एक दिन पहले, जब भी इशू ओपन होने वाला उससे एक दिन पहले तो पैसा आ जाना चाहिए। पैसा कहाँ रखा होगा, एस्क्रो अकाउंट में। पैसा कहाँ रखा होगा, एस्क्रो अकाउंट में। अब जब एस्क्रो अकाउंट में पैसा रखा होगा तो बच्चा उस पैसे को रिलीज मत करना। लेकिन अगर मान लो आपने उसे रिलीज कर लिया, यूटिलाइज कर लिया तो कुछ नहीं, आपको पूरा डिस्क्लोजर देना पड़ेगा पैसा कहाँ कहाँ लगाए। अगर आपने प्रोराटा बेसिस में, अब ये प्रोराटा बेसिस क्या है, बचपन से पढ़ रहे बच्चा कि भैया एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ये प्रोराटा बेसिस होता है ना। आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप दे रहे हो, एक बार में पूरा पैसा नहीं ले रहे। अगर प्रमोटर एक बार में पूरा पैसा, एक बार में है ना पूरा पैसा जनता से मांग रहा है तो खुद भी एक बार में पूरा पैसा जनता से मांगा तो खुद भी देगा, जनता से धीरे धीरे मांग रहा है तो खुद भी धीरे धीरे दे सकता है। लेकिन उन्होंने कहा अगर कंट्रीब्यूशन 100 से ज्यादा है, कंट्रीब्यूशन 100 से ज्यादा है तो एक दिन पहले भैया 100 तो दे दो, और उससे जो बैलेंस होगा जनता से मांगने से पहले पहले खुद का दे दे, फिर उसका देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट का लिखा है सिक्योरिटी इनएलिजिबल फॉर द प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। बच्चा ये क्या बात हुई, इन्होंने कहा प्रमोटर कंट्रीब्यूशन 20%। अब ना हमारे ना प्रमोटर बहुत चालाक हो सकते हैं, ठीक है। ये लोग क्या करेंगे, सस्ते सस्ते शेयर्स खरीद लेंगे, सस्ते शेयर्स खरीद लेंगे और बोलेंगे देखो हो गया तो हमारा मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। इन्होंने यहाँ पे नेगेटिव लिस्ट दे दी है, इन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो है हमने 4 पॉइंट्स दे रखे ना, इन 4 पॉइंट्स को हम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में इंक्लूड ही नहीं करेंगे, मतलब इसको हटा दो और फिर देखेंगे 20% होता है क्या। 20% होता है तो ठीक है, 20% नहीं होता तो अब आपको उसको 20% करना है, तभी हम आपको आईपीओ लाने देंगे। चलिए तो क्या क्या प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में इंक्लूड नहीं होगा, हेडिंग में ही देखेंगे। इफ शेयर्स आर इज नॉट बाइड बाय द कैश, भैया प्रमोटर ने शेयर तो भैया कैश में खरीदा नहीं, काइंड में खरीद लिया। मतलब कैसे, अगर प्रमोटर ने शेयर्स खरीदा किससे, अदर देन कैश से, या फिर उसे कैसे मिला, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट से, या फिर बच्चा कैपिटलाइजेशन हुआ। क्या हुआ बच्चा, कैपिटलाइजेशन। किसका कैपिटलाइजेशन हुआ, इंटेंजिबल एसेट का। मतलब बिना पैसे के शेयर्स आ गया, आपने दूसरी चीजें काइंड में दी तो फिर साफ साफ बोल दिया उन्होंने, या फिर बोनस इश्यू मिला, तो ये सारे प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। शेयर्स बच्चा, आपने जनता को जो शेयर्स दिए वो महंगे थे और आपको जो मिले वो कम सस्ते में मिले, तो इफ शेयर्स आर ब्रॉट लेस देन द इशू प्राइस तो फिर वो भी नहीं कंसीडर करेंगे। हाँ लेकिन ये प्रॉब्लम बच्चा ठीक की जा सकती है, अभी आगे चल के हम नोट में पढ़ेंगे, ठीक है। मान लो बच्चा जनता को आपने 100 रुपए में दिया, खुद आपने बच्चा 50 रुपए में खरीदा, 50 रुपए में खरीदा तो सस्ते शेयर खरीदे, प्रमोटर बोल दिया इसे कंट्रीब्यूशन में नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आपने वो 50 रुपए की भरपाई कर दी, आपने भी 100 का इसे कर दिया, तो हाँ कल को फिर हम इसे गिन भी सकते। चलिए पार्टनरशिप कन्वर्ट इनटू अ कंपनी। मान लो आपकी कंपनी शुरू से कंपनी नहीं थी, पार्टनरशिप फर्म थी, अब वो प्रमोटर पार्टनर था, अब वो प्रमोटर जो पार्टनर था पार्टनरशिप फर्म में, आज कंपनी में आकर वो प्रमोटर बन जाता है बच्चा। तो उन्होंने बोला उसके कंट्रीब्यूशन का क्या, अब उसको बच्चा सस्ता पड़ गया, उसने काइंड में दिया तो उसको सस्ता पड़ गया, वो भी इंक्लूड नहीं होगा। और फाइनली अगर आपने अपने शेयर्स को प्लेज क्रिएट कर रखे, मतलब सिक्योरिटी गिरवी रखा है, तो बच्चा इसे भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। 4 चीजों को कंसीडर नहीं किया जाएगा, अदर देन कैश खरीदा, दूसरा सस्ते में खरीदा, तीसरा आपको एडवांटेज मिला, पार्टनरशिप फर्म में थे आप, पार्टनर थे, इस कारण से आपको शेयर्स मिले, और एग्जैक्ट वैल्यू में मिले तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन भैया आपको फायदे के कारण मिला तो फिर नहीं होगा, और अगर आपने उसमें क्रेडिट क्रिएट कर रखा है तो भी नहीं, ठीक है। सी वाला पॉइंट इसकी बात कर रहा है, इन्होंने बोल दिया पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर तो शेल बी एलिजिबल। मतलब अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म कंपनी में कन्वर्ट हुई है पिछले 1 सालों में, इन 1 सालों में आपको ये फायदा मिला था तो कंसीडर नहीं होगा। मान लो 10 साल पुरानी बात थी तो उन्होंने कहा भैया कंट्रीब्यूशन में ले लो फिर तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है बच्चा, इसी की पूरी स्पेसिफिक बातें बोल रखी है, इन्होंने बोल दिया प्रमोटर एआईएफ पे इश्यूअर डिफरेंस। कौन से डिफरेंस की बात कर रहा है, यही वाले बी वाले पॉइंट की बात करूँ। इस बी में मैंने क्या बताया था, तुमको सस्ता मिला 50 और जनता को मिला 100 का, आप इस डिफरेंस को क्या कर दो, पे कर दो तो एलिजिबल हो जाओगे। अगर आपकी कंपनी को है ना, आपके प्रमोटर को शेयर्स मिले मर्जर के कारण, तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया अब भैया मर्जर के कारण मिले हैं 1 साल पुराने तो बच्चा चल जाएगा।
अगर कोई गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बच्चा जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाली है, ये भी एक्सेप्शन के लिस्ट में आ गई है, ठीक है। चलिए, ए और सी पॉइंट क्या बोलता था, वापस देखिए। ए वाला पॉइंट बोल रहा था अदर देन कैश, बी वाला बोल रहा था पिछले 1 साल में पार्टनरशिप फर्म। ये सारी जो बातें बोली गई हैं, इसको बोल दिया ए और सी की बात हो रही है, मतलब बी की बात नहीं हो रही है और डी की बात नहीं हो रही है। इन्होंने कहा ए और सी एलिजिबल हो जाएंगे अगर वो मर्जर के केस में थे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए बढ़ेंगे आगे। बच्चा आईपीओ आपने पढ़ लिया, आईपीओ आपने पढ़ लिया, अभी जितना भी प्रमोटर कंट्रीब्यूशन पड़ा वो आईपीओ का पड़ा। अब हम चलते हैं एफपीओ में। इन्होंने कहा कि छूट मिल जाएगी प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में एफपीओ के केस में, ठीक है। अगर आपका, हम कह रहे हैं प्रमोटर तेरे को तो टेंशन ही नहीं है, जनता का पैसा लेगा जनता को डुबा देगा, इसलिए हमने तेरा 20% एंगेज कर दिया। लेकिन अगर आप एफपीओ लेकर आ रहे हो और हमें पता चलता है आपकी कंपनी में प्रमोटर है ही नहीं, तो कैसे एप्लीकेबल होगा? ये तो आईपीओ में भी था। लेकिन दूसरी बात इंपॉर्टेंट है बच्चा, मान लो आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, अच्छी है मतलब फ्रिक्वेंटली ट्रेड हो रही है। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिक्वेंटली ट्रेड? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अच्छा खासा आपकी ट्रेडिंग चलती है, मतलब आपकी कंपनी बहुत ही अच्छी है। अगर पिछले 3 साल में हमें दिख रही है कि आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, और साथ ही आपने 95% जितनी भी इन्वेस्टर की जो कंप्लेन आई है उन कंप्लेन को टिल जो भी आपका एंड क्वार्टर है वहां तक हम आपके देख रहे हैं कि आपका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। तो सेबी पिछले 3 साल में हम ये सब देख रहे हैं। इन शॉर्ट क्या क्या देख रहे हैं बच्चा? 3 बातें। पहला, आपकी कंपनी फ्रिक्वेंटली ट्रेड कर रही है। दूसरा, आप 95% प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो हमारे इन्वेस्टर के ग्रीवेंस को। और तीसरा बच्चा, आप लगातार पिछले 3 साल में दिख रहे हो कि सेबी के कंप्लायंसेस फॉलो कर रहे हो। तो आपकी कंपनी अच्छी खासी है, आपको मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है, मतलब प्रमोटर का पैसा फंसाने की जरूरत नहीं है, कंपनी अच्छी है, कंपनी अच्छे से चल रही है, मतलब प्रमोटर अच्छा काम कर रहा है। क्लियर है? चलिए, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन का पूरा एक है ना समरी फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो अनलिस्टेड कंपनी मतलब आपकी कंपनी आईपीओ लेके आ रही है तो 20% किसका? पोस्ट का। लिस्टेड एफपीओ राइट इशू, अगर एफपीओ लेके आ रही है तो राइट इशू लेके आ रही है तो उन्होंने कहा 20% या तो प्रपोज मतलब ओनली जो इस बार लेकर आ रहे हो, 20% या फिर पोस्ट, दोनों में से जो भी कंडीशन फुलफिल है। कंपोजिट इशू समझना, व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिट इशू? कंपोजिट इशू मतलब 2 टाइप की सिक्योरिटीज को आप सेम टाइम पे लेके आ रहे हो, जैसे कि एग्जांपल राइट इशू के साथ प्रेफरेंस इश्यूज लेके आ रहे हो। इन्होंने ये बोल दिया कंपोजिट, 2 टाइप के शेयर्स को साथ में लेके आते हैं, वो होता है कंपोज। इसके लिए भी 20% किसका? इशू। 20% किसका? जो भी इशू लेके आ रहे हो, और 20% पोस्ट। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। लेकिन ध्यान रखना, जब भी राइट इशू कंपोजिट में आ रहा है तो उसे हटा देना जब पोस्ट इशू कैलकुलेट करेंगे, मतलब बस प्रेफरेंस का लेना, ठीक। चलिए बच्चा, रिपीटेशन है, देखो 20% ये अभी मैंने आपको बताया, कंपोजिट इशू अभी रिपीट किया, कन्वर्टेबल पूरा आईपीओ जैसा पेज नंबर 106 में देख लेना, ठीक है बच्चा। ये पूरी रिपीटेशन है इसलिए स्किप करेंगे, पूरा रिपीट स्किप करेंगे। चलिए नेक्स्ट, सिक्योरिटी इन एलिजिबल मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन आईपीओ में पड़ा ना बच्चा, ये हम एफपीओ की बात करें, एफपीओ में पूरा रिपीट है, बस आईपीओ के बी और सी वाले पॉइंट्स कवर नहीं है, ठीक है। अब प्रमोटर का जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। इन्होंने कहा भैया लॉक इन भी है। अब सिक्योरिटीज जो प्रमोटर को बोल दिया भैया मिनिमम 20% तो होल्ड करके रखना है। प्रमोटर क्या सोचेगा? प्रमोटर ये सोचेगा भैया अभी फॉर्मेलिटी के लिए 20% कर लो, जनता से पैसे ले लो, फिर हटा देंगे। इन्होंने कहा नहीं, लॉक इन में चला जाएगा। जो भी शेयर्स प्रमोटर लेकर बैठा है वो जाएगा लॉक इन में। तो बच्चा लॉक इन में कितने में जाएगा? 3 साल के। लॉक इन में कितने में जाएगा? 3 साल, ठीक है, 3 साल तक के लिए लॉक हो जाएगा। चलिए, अगर उसने 20% से ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल प्रमोटर ने बोला मैं 30% भैया लेके बैठा हूँ, 20% की लिमिट थी लेकिन उसने एक्स्ट्रा कर दिया, तो इसके 2 बाइफर्केशन कर देंगे, एक होगा 20% और एक होगा 10%। इस 20% को बोल दिया तुम्हारा 3 साल के लिए लॉक, ठीक है। इन 3 साल के लिए लॉक मतलब क्या? इन 3 साल में आप इसे बेच नहीं सकते। 20%, लेकिन उस 10% का क्या? हमने तो ये एक्स्ट्रा रखा है, प्रमोटर ने, उसने कहा कि भैया इसके लिए तो लॉक इन बस 1 ईयर है, इसके लिए क्या लॉक इन, तो यहाँ पे 3 साल और 1 साल वो यही कह रहे हैं। अब उन्होंने कहा सुपीरियर वोटिंग राइट वाली बात क्या है? उन्होंने कहा सुपीरियर जो वोटिंग राइट है ना, उन शेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो इन शेयर्स को कुछ नहीं, आपको तब तक, अरे ये कन्वर्ट होने वाले, तो जब तक ये कन्वर्ट नहीं हो जाते तब तक ये रहेंगे, ठीक है। या फिर क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट नहीं हो जाते, या फिर जो भी लॉक इन पीरियड ऊपर दे रखा है विच एवर इज लेटर, जो बाद में होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है? सिक्योरिटीज हेल्ड बाय अ पर्सन अदर देन प्रमोटर। वापस हमने अभी पढ़ा प्रमोटर का 20% 3 साल के लिए लॉक हो जाएगा, एक्स्ट्रा रखेगा तो भैया वो 1 साल के लिए। इन्होंने कहा प्रमोटर के अलावा पुराने शेयर होल्डर्स, ओल्ड शेयर होल्डर्स की बात कर रहे हैं, ये पुराने शेयर होल्डर्स जो थे, ठीक है, आईपीओ लेके आते हैं, कंपनी लिस्ट हो जाती है। इन्होंने कहा पुराने शेयर होल्डर
तुम भी मत बेचो। कब तक नहीं बेचो बच्चा? 1 साल तक। बच्चा बता दो ये लिमिट बदल गई है, लिमिट बदल गई है। ये 1 साल की लिमिट क्या हो गई बच्चा? 6 महीने हो गई है। 1 साल की लिमिट क्या होगी? 6 महीने के अमेंडमेंट में आ गया, अमेंडमेंट कवर हो गया। ठीक है, प्लीज इसे चेक कर लेना, इसे एक बार करेक्ट कर लेना। तो जो पुराने शेयर होल्डर है वो लिस्ट होते क्या बेच देंगे? नहीं, उनको बोला भैया आप 6 महीने तक, 6 महीने तक आप भी इसे बेच नहीं पाएंगे, तो आपको भी 6 महीने का लॉक इन लगता है। ठीक है, लेकिन ये बात किस किस में एप्लीकेबल नहीं है? इसके 3 एक्सेप्शन। जनरल रूल बता दिया, 6 महीने तक पुराने शेयर होल्डर भी शेयर्स नहीं बेच पाएंगे। ठीक, एक्सेप्शन अगर वो एम्प्लॉइज है, आईपीओ से पहले एम्प्लॉइज को शेयर्स मिले थे, बेच सकते हैं। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में एक ट्रस्ट बनता है बच्चे, एक ट्रस्ट बनता है, वो ट्रस्ट ने शेयर्स बेचने का काम किया है तो भी उसे भी अलाउड है। और शेयर्स किसके पास है? वेंचर कैपिटल फंड के पास है। AIF ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 1 एंड 2 के पास है बच्चा। वेंचर कैपिटल का ही है ना, ये FVCI है, इनके पास है, तो इनका भी लॉक इन। ये भी 1 साल जो है बच्चा 6 महीने हो चुका है, अमेंडमेंट आ चुके हैं, प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, चलिए लॉक इन फॉर द पार्टली पेड शेयर्स। सबसे पहले बात तो सारे फुल्ली होते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, स्पेशल सिक्योरिटीज को बोलते हैं भैया आप अगर पार्टली पेड अप है तो भी हमने आपको रोक दिया है। ठीक है, आपका भी लॉक इन रहेगा, तो उन्होंने बोल दिया सब्जेक्ट टू लॉक इन, पार्टली पेड अप को भी कर दिया जाएगा। ठीक है, सिक्योरिटीज इन्होंने कहा भैया हम पहले पैसे देखेंगे। मान लो जो पार्टली पेड अप शेयर्स थे उनकी जो प्राइस थी, इनकी जो प्राइस थी वो लेस है। अब जो नए शेयर्स हैं जो अभी इशू कर रहे हो उनकी जो प्राइस है वो मोर है, उनकी जो प्राइस है वो क्या है? मोर है। उन्होंने कहा जो मांगने हैं पुराने शेयरहोल्डर से जो पैसे मांगने हैं उसको लॉक कर दिया जाएगा। कब तक के लिए बच्चा? 3 साल तक के लिए। ठीक है, चलिए अब क्या है नेक्स्ट बच्चा? इंस्क्रिप्शन मतलब लिखा होना, ठीक है, या फिर रिकॉर्डिंग के लिए। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, इन्होंने कहा लॉक इन है, पता कैसे चलेगा? उन्होंने कहा साफ साफ लिखा होगा, उसके जो डॉक्यूमेंट ऐसे स्टैंप मारा होगा। ठीक है, इन्होंने बोल दिया कि भैया सर्टिफिकेट जो सिक्योरिटीज होगी उसमें लॉक इन वाली बात ऐसा लिखा होगा कि भैया नॉन ट्रांसफरेबल कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, जो भी वो प्रमोटर हो उसके लिए जो 6-6 महीने थे। ठीक है, चलिए अब जो लॉक शेयर है क्या उसे प्लेज में रख सकते हैं, गिरवी रख सकते हैं? हाँ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, उन्होंने कहा भैया सुपीरियर वोटिंग राइट वाली को छोड़कर प्रमोटर चाहे तो लॉक इन वाले शेयर्स को गिरवी रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना लोन के लिए कर रहा है, उसकी खुद की कंपनी को लोन चाहिए या उसकी सब्सिडी, एक से ज्यादा सब्सिडीज को। ठीक है, चलिए लेकिन ध्यान रखना मान लो लॉक इन पीरियड कितने का था? 3 साल का था। इन 3 साल में प्रमोटर ने कहा था मैं पैसे दे दूंगा और अपनी सिक्योरिटीज को वहां से छुड़ा लूंगा। मान लो नहीं दे पाया तो कायदे से बच्चा अब जो ये शेयर्स थे ये किसके हो जाने चाहिए थे? बैंक के हो जाने चाहिए थे। तो क्या बैंक के हो जाएंगे? नहीं, बैंक को बोल दिया भैया लॉक इन है ना, गिरवी रखना अलाउड है, लेकिन ओनरशिप ट्रांसफरेबिलिटी थोड़ी ना आएगी, बेच थोड़ी ना दिया है। 3 साल जैसे खत्म होगा तो भैया क्या प्रमोटर को वापस मिलेगा? नहीं, लॉक इन में प्रमोटर के थे, अब लॉक इन में वो क्रिएट कर लेता है, पैसे ले लेता है बैंक से, बैंक को नहीं चुका पाता है, बैंक बोलता है अब ये मेरा हो गया, तो बैंक को भी बोलते हैं भाई 3 साल तक तो आपका नहीं है, ये 3 साल के बाद होगा तो किसका होगा? बैंक का होगा, ना कि प्रमोटर का। चलिए तो यहाँ पे उन्होंने यही सारी बातें लिखी, ट्रांसफरेबिलिटी, यही सारी पूरी डिटेलिंग। नेक्स्ट आएंगे अदर रिक्वायरमेंट्स। अब बच्चे ये जनरल बातें, इसको प्लीज एक बार वन रीड कर लेना, इसको एक बार वन रीड करना, अगर कहीं से कोई डाउट आते तो पूछने के, सब जनरल बातें। ठीक है, चलिए अब आएंगे यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर ये भी नहीं, ये भी जनरल बात है, एक बार रीड कर लेना। रीडिंग 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 रीडिंग, ड्राफ्ट भी रीडिंग, फेस वैल्यू प्राइसिंग रीडिंग। चलिए ये है इंपॉर्टेंट जो मैं अभी आपको कवर करवाऊंगी। चलिए अब इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपन कवर करते हैं। प्राइस एंड प्राइस बैंड। आपको मैंने बताया है आईपीओ में या तो प्राइस एकदम आपकी फिक्स है या तो आपकी प्राइस फिक्स नहीं, तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस से जाते हैं। ठीक है, अब बुक बिल्डिंग प्रोसेस में क्या होता है कि आपकी प्राइस फिक्स नहीं है तो आप एक रेंज फिक्स करते हो, आप एक रेंज फिक्स करते हो। ठीक है, चलिए तो याद होगा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बताया था और नॉर्मली एक प्रोस्पेक्टस। ड्राफ्ट क्यों बोला है बच्चा? क्योंकि अभी रॉ है, फाइनली है। ठीक है, नॉर्मली प्रोस्पेक्टस बोलते हो, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है मतलब कंप्लीट है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है मतलब इनकम्प्लीट है। अब बुक बिल्डिंग प्रोसेस में आपको पता ही नहीं है ना प्राइस, तो ये क्या हो जाएगी बच्चा? इनकम्प्लीट। इन्होंने कहा कि थर्ड वाला पॉइंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और ये अमेंडमेंट भी आया है दिसंबर 2022 में। ठीक है, अमेंडमेंट क्या बोलता है? प्राइस बैंड की अगर मैं बात करूं तो प्राइस बैंड क्या होता है ये समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो शेयर है वो मिनिमम 100 का है और मैक्सिमम कितने का है? 120 का। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फ्लोर प्राइस, इसको हम बोलते हैं फ्लोर प्राइस और इसे बोलते हैं कैप प्राइस।
नॉर्मल बोलचाल की भाषा में इसे हम मिनिमम और मैक्सिमम बोलते हैं, लेकिन ये टेक्निकली फ्लोर और कैप प्राइस बोला जाता है। इसमें साफ साफ बोल रखा है जब भी आप एक रेंज तय करते हैं, इस पूरी रेंज को हम प्राइस बैंड बोलते हैं टेक्निकली, फ्लोर प्राइस और ये कैप प्राइस। जब भी आप कैप प्राइस डिसाइड करें तो मैक्सिमम उसकी एक लिमिट है। इन्होंने क्या बोल दिया, मैक्सिमम क्या लिमिट है, आ जाइए। मैक्सिमम लिमिट है बच्चा, आप 120 से ज्यादा नहीं कर सकते फ्लोर प्राइस का, मतलब जैसे 100 रुपए है, 100 का कितना हो सकता है, 120 हो सकता है, ठीक है, मैक्सिमम। और अगर मिनिमम तय करना है तो मिनिमम तय कितना होना चाहिए, 105। ये जो 105 है ये न्यू अमेंडमेंट से आया है बच्चा, पहले ये नहीं था, पहले बस मैक्सिमम था। अगर आप अपने मॉड्यूल में भी देखेंगे तो बस 20% लिखा है, 20% मतलब 120% वाली बात हो रही है, 105 की बात नहीं करी, क्योंकि ये जो है ये पोर्शन आपका अमेंडमेंट में कवर हुआ है, ठीक है। बाकी तो सिंपल बातें लिखी हैं, एक बार रीड कर लेना, ठीक है। इसमें वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपका थर्ड पॉइंट था। चलिए नेक्स्ट हेडिंग क्या है, क्या कंपनी अपने शेयर को अलग अलग डिफरेंशियल प्राइस में इशू कर सकती है? हाँ बिल्कुल कर सकती है। इन्होंने कहा रिटेल इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर होते हैं, मतलब छोटे इन्वेस्टर्स, छोटे से मतलब क्या है, जिनकी एप्लीकेशन कितनी आती है कि भाई हमें 2 लाख शेयर चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो बच्चा अगर मैं 1 लाख के लिए अप्लाई करती हूँ तो मैं रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर हूँ, मैं 3 लाख के लिए करती हूँ तो मैं रिटेल नहीं हूँ, रिटेल वो जो छोटे इन्वेस्टर। इन्होंने कहा छोटे इन्वेस्टर को आप क्या जनता को 100 रुपए में दे रहे हो क्या, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर को दूसरे प्राइस में दे सकते हो, हाँ, लेकिन ऑब्वियसली बच्चा छोटे इन्वेस्टर को सस्ता ही दोगे ना। सस्ता कितना दोगे, इन्होंने कहा भैया 10%, है ना, सॉरी 10% से ज्यादा कम भी मत करना, 90 तक करना, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। चलिए इन्होंने कहा अब बुक बिल्डिंग की अगर हम बात करें, बुक बिल्डिंग की बात करें, ठीक है, तो इन्होंने एक एंकर इन्वेस्टर बोल दिया, ठीक। अगर बुक बिल्डिंग के थ्रू जाओ तो एंकर इन्वेस्टर मतलब बड़े इन्वेस्टर, रिटेल छोटे जो कि 2 लाख है, एंकर बच्चा बड़े होते हैं, 10-10 करोड़ होता है इनका, ठीक है। तो उन्होंने कहा भैया इनकी जो प्राइस है जनता से तो कम नहीं होनी चाहिए, भैया जनता से कम नहीं होनी चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय जनता से कम नहीं होनी चाहिए, आ जाइए। छोटे इन्वेस्टर को 100, हमने जनता के लिए, पब्लिक के लिए कितना रखा समझते हैं, पब्लिक को हमने 100 रखा। रिटेल इंडिविजुअल को दूसरी प्राइस में दे सकते हैं, हाँ सेम भी दे सकते और कम भी दे सकते हैं, ज्यादा नहीं देंगे। कम कितना बच्चा, 90। एंकर इन्वेस्टर बड़े इन्वेस्टर्स ऑब्वियसली इनको 100 दे सकते हैं, इनको 100 दे सकते हैं, या फिर बच्चा कम नहीं देना है कभी भी इनको, ठीक है, ज्यादा दे सकते हो 110 का दे सकते हो, मतलब जनता को दिया 100 में, छोटे इन्वेस्टर को दिया 90 में, ठीक है, बड़े इन्वेस्टर को दिया 110 में। क्या अलग अलग प्राइस में कर सकते हैं, हाँ बच्चा कर सकते हैं, बस वो यहाँ पर यही बोल रहे हैं, ठीक। चलिए बढ़िया। मिनिमम ऑफर टू पब्लिक, बच्चा साफ साफ बोल दिया है, अगर आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बने रहना है तो 25% तो जनता को देना पड़ेगा। कुछ कैटेगरीज बताई हैं बच्चा, कुछ कैटेगरीज है जिनके लिए आप रिजर्व कर सकते हो। इन्होंने क्या दिया, आप अपनी कैटेगरीज बना सकते हो, रिजर्वेशन कर सकते हो। इश्यूअर मतलब वो कंपनी जो इशू लेकर आ रही है, जब वो इशू लेकर आ रही है तो ध्यान रखना वो एम्प्लॉयज़ के लिए, एक्सक्लूडिंग, हम प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन की बात नहीं करें, वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए थोड़ा बहुत रिजर्वेशन रख सकती है कि हम जितना भी इशू लेके आ रहे हैं इतना इतना पोर्शन तो रिजर्व है एम्प्लॉयज़ के लिए, एम्प्लॉयज़ जो मांगेंगे हम उनको देंगे। और शेयर होल्डर, हम प्रमोटर शेयर होल्डर्स की बात नहीं कर रहे, पुराने शेयर होल्डर्स के लिए भी आप रिजर्व कर सकते हो, तो अपने एम्प्लॉयज के लिए और अपने पुराने शेयर होल्डर्स के लिए रिजर्व कर सकते हो। क्लियर है बच्चा। चलिए बच्चा अब आते हैं सीधा एसबा। एसबा कुछ नहीं होता बच्चा, एसबा एक एप्लीकेशन है, एक फैसिलिटी है, ठीक है, जिसमें क्या बोला जा रहा है, होता क्या है बच्चा, मैंने एप्लीकेशन दी कि मुझे इतने शेयर्स खरीदने हैं और साथ में मैंने पैसा भी दे दिया। अब 90% सब्सक्रिप्शन आना होता है, अगर 90% सब्सक्राइब नहीं होते तो कंपनी को रिफंड करना है, तो एक बार पहले मैंने पैसा दिया, 90 नहीं आया तो कंपनी मुझे देगी, तो ये पूरी फॉर्मेलिटी को कट शॉर्ट कर दिया, एक फैसिलिटी दे दी, ऑनलाइन फैसिलिटी, जिसमें आपको क्या कर दिया है, कुछ नहीं, बस आपने अपने बैंक को पैसा दिया, बीच में कौन आ गया, बैंक। चलिए समझते हैं कैसा आ गया, बीच में क्या आ गया, बैंक आ गया। एक तरफ बच्चा कंपनी है, ठीक है, एक तरफ कंपनी है, एक तरफ आप हो, आपने पैसा बैंक को दिया और बैंक पैसा किसको देगी, है ना, कंपनी को। तो इन्होंने बोला भैया पैसा बैंक के पास ही है, एसबीआई एक एप्लीकेशन है जिसमें बैंक को बोल दिया है कि हमने पैसे को यहाँ ब्लॉक कर दिया है, अगर 90% सब्सक्राइब जैसे ही हो जाएगा तो कंपनी को पैसा मिल जाएगा, अगर 90% सब्सक्राइब नहीं होगा तो ये पैसा रिफंड हो जाएगा किसको, बंदे को, है ना। तो रिफंड तो होता नहीं है, बैंक का पैसा बैंक में ही रखा है ब्लॉक करके, तो इसलिए एसबा एक फैसिलिटी है जिसमें पैसे को ब्लॉक कर दिया जाता है बैंक के पास से, फॉर्मेलिटी से बचने। अवेलेबिलिटी ऑफ द इशू मटेरियल, बच्चा इन्होंने बोल दिया इशू करते वक्त सारी मटेरियल इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, ठीक है।
प्रोहिबिशन ऑफ पेमेंट और इंसेंटिव्स, आप कभी भी कसमें वादे नहीं करेंगे कि भैया है ना इतने शेयर्स खरीदेंगे तो हम आपको इंसेंटिव देंगे, आपको डिविडेंड होंगे। बच्चा वो दुकानदार जैसे ऐसे लालच टाइप का नहीं देना है कि ऐसे करोगे तो ये मिलेगा, ठीक है। जब भी आप क्या करते हो बच्चा, इश्यूअर बिफोर ओपनिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट डिपॉजिट द स्टॉक एक्सचेंज के पास जब आप जाते हो ना लिस्ट कराने के लिए, तो उनको 1% ऑफ द अमाउंट जो भी आपका इशू साइज है उसका एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, जो रिफंडेबल भी हो सकता है, फोरफिटेड सेबी को जैसा लगेगा, ठीक। चलिए, आईपीओ की ग्रेडिंग की बात हो रही है बच्चा। एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है जो कि रेट देती है कि आपकी कंपनी है ना कितनी कितनी अच्छी है। इस रेटिंग के हिसाब से बैंक क्या करते हैं, उनको लोन देते हैं, क्योंकि इससे क्रेडिबिलिटी पता चलती है। चलिए, तो बच्चा ये अंडरराइटर कौन होता है, जैसे कि आपको बताया कंपनी को सब्सक्राइब हो जाना चाहिए उनके शेयर्स 90%, नहीं होगा तो रिफंड करना पड़ेगा। तो अंडरराइटर ना हेल्प करता है सब्सक्राइब करने में 90%, अदरवाइज इतना जो काम है लंबी चौड़ी प्रोसेस करके नहीं तो वेस्ट हो जाएगी। चलिए, तो अगर आईपीओ एफपीओ लेके आ रहे हैं बच्चा, फिक्स प्राइस से लेके आए तो अंडरराइटर अपॉइंट करें हम, बुक बिल्डिंग वाली प्रोसेस की बात नहीं करें, नीचे बुक बिल्डिंग वाली प्रोसेस की डिटेलिंग दे रखें। तो सेबी के आईसीडी सॉरी अंडरराइटर के जो रेगुलेशन बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप बुक बिल्डिंग प्रोसेस से लेके आ रहे हैं तो क्या याद करो, बुक बिल्डिंग प्रोसेस में तो बोल दिया था 75% तो भैया क्यूआईबी को ही देना है। इन्होंने कहा क्यूआईबी को 75% देना है, तो अंडरराइटर तो अलग होगा। अंडरराइटर बाकी के 25% पब्लिक से सब्सक्राइब करने वाला वादा करेगा। चलिए, इन्होंने कहा प्रोस्पेक्टस फाइल करने से पहले अंडरराइटर एग्रीमेंट कर लेना, सारी चीजें पहले से ही डिसाइड हो जानी चाहिए, कितने शेयर्स अंडरराइटर खरीदेगा, किस प्राइस में खरीदेगा, सब डिसाइड हो जाना चाहिए। बच्चा अब अंडरराइटर अकेला तो करता नहीं है, अंडरराइटर के अंदर सिंडिकेट मेंबर्स होते हैं, सिंडिकेट मेंबर्स को सबसे पहले बोला भैया तुम थे, फॉर एग्जांपल ये हमारी कंपनी है, इस कंपनी ने क्या किया, अंडरराइटर रखा, ठीक है, इस अंडरराइटर ने अपने अंडर में क्या रखा, सिंडिकेट मेंबर्स रखा। तो अब इसके साथ अग्रीमेंट हो गया इन दोनों का आपस में, तो अंडरराइटर बोलता है सिंडिकेट मेंबर्स पहले तू ट्राई कर, तू इसे सब्सक्राइब करा दिया तो बढ़िया, नहीं करवाता तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, अंडरराइटर, वो यहीं पे यही कह रहे हैं, सी पॉइंट यही बोलता है, ठीक है। चलिए, लीड मैनेजर और सिंडिकेट मेंबर नॉट सब्सक्राइब, अगर नहीं करता है तो एक्सेप्ट फुलफिलिंग द अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन में जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग करेगा, उसके लिमिट के बाहर वो जाएगा नहीं, ठीक है। लीड मैनेजर बच्चा, ये लीड मैनेजर कुछ नहीं, वही हमारा अंडरराइटर है, ठीक है, मिनिमम अंडरराइटिंग वही करेगा जितना रूल्स में दे रखा है, अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन एटलीस्ट एक्सटेंड इफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, इनका मिनिमम सब्सक्रिप्शन पाने के लिए ही वो काम करेगा, उसके अलावा नहीं, ठीक है। चलिए, अब ये मॉनिटरिंग एजेंसी क्या होती है बच्चा, नाम से ही समझो, वो एजेंसी जो मॉनिटर करी, आईपीओ में लेके आ गए 100 करोड़, अब इन 100 करोड़ को एक एजेंसी को रखा है और क्या बोल दिया है भैया आपको ध्यान रखना, तो भैया 100 करोड़ के लिए रखा है, हाँ। मान लो बच्चा 1 करोड़ का आईपीओ लेके आ रहे तो टेंशन नहीं लेना, साफ साफ बोल दिया मॉनिटरिंग एजेंसी एक एजेंसी है जो मॉनिटर करेगी कि जो पैसा आ रहा है ना, उस पैसे को उसी जगह पे लगाया जा रहा है कि नहीं लगाया जा रहा है, जो ऑफर डॉक्यूमेंट में बताया था। इफ द इशू साइज एक्सक्लूडिंग द साइज ऑफ बच्चा इज ऑफर फॉर सेल, पुराने शेयर्स को हटा दो, हम नए शेयर्स की बात करें, पुराने शेयर्स का पैसा तो पुराने शेयर होल्डर को जाएगा। अगर 100 करोड़ से ज्यादा का इशू लेके आते तो आपको इस एजेंसी को अपॉइंट करना, छोटे मोटे इशू साइज के लिए आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मॉनिटर कौन करता है, ये पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, ठीक है, यही ये काम करते हैं मॉनिटर करने का, ठीक। चलिए, तो मुद्दे की बात बस ये है, मॉनिटरिंग एजेंसी एक एजेंसी है जो पैसा को मॉनिटर कर रही है, लेकिन अगर इशू साइज 100 करोड़ से ज्यादा है तो जरूरत है, अदरवाइज जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, इशू रिलेटेड एडवर्टीजमेंट, जनरल बातें बच्चा, हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर इन सब में आपको एडवर्टाइज करना ही रहता है, ठीक है। ओपनिंग ऑफ द इशू एक बार वो ऊपर का रीड कर लेना, ओपनिंग ऑफ द इशू, अब आपका इशू कब ओपन होगा, इन्होंने कहा पब्लिक इशू 12 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, ऑब्जर्वेशन बाय द सेबी, समझना। ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट आप सेबी को देते हो, रॉ है, ठीक है, सेबी ने अपने कमेंट दिए, सेबी ने अपने कमेंट दिए कि भैया हमें ठीक नहीं लग रहा है, इसी से चेंज करिए, तो उस कमेंट को हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। सेबी ने जब भी ऑब्जर्वेशन बोला इस चीज को ठीक कराओ, वहां से 12 महीने के अंदर अंदर आपका आईपीओ आ जाना चाहिए, मतलब अच्छा खासा टाइम है, ठीक है। इन्होंने कहा जो फास्ट ट्रैक तरीके से भी ला सकते हो, फास्ट ट्रैक तरीका क्या है बच्चा, भी इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस पढ़ रहे, फास्ट ट्रैक तरीका मतलब शॉर्ट में है ना, थोड़ी कम फॉर्मेलिटी के साथ भी इशू लेकर आया जा सकता है। तो इन्होंने बस वही सारी बातें लिखी हैं कि अगर कौन सा है, फास्ट ट्रैक है या फिर बच्चा शेल्फ में रखा प्रोस्पेक्टस है, तो बच्चा इन्होंने इसके लिए टाइम 3 महीने का दे रखा है। आईपीओ एफपीओ ओपन बच्चा 12 महीने के अंदर अंदर आपका आईपीओ आ जाना चाहिए, ठीक। चलिए, अगर
स्टार्ट कर दिया है, ओपनिंग कर दी है, तो एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस प्रोस्पेक्टस टू रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के पास जल्दी पहुंच गए तो 3 दिन के अंदर तो आ ही जाना चाहिए। आ जाए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, बच्चा बचपन से पढ़ रहे हो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? ऑलवेज 90%। ठीक है, अगर 90% नहीं हुआ है, अगर 90% नहीं हुआ है तो आपको पूरा का पूरा रिटर्न करना पड़ेगा। अब बच्चा अगर रिटर्न करना है तो कितना दिन लिखा है? 15। प्लीज बच्चा 15 चेंज हो गया है 4 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर? 4 दिन के अंदर। ये लिमिट चेंज कर दी गई है बच्चा, 15 दिन के अंदर नहीं, अब आपको 4 दिन के अंदर, है ना, रिटर्न तो करना पड़ेगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पे क्या लिखा है? पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन क्या है बच्चा? 10 दिन है, मिनिमम 3, मैक्सिमम 10 से 10 दिन के अंदर विंडो ओपन होगी। वापस वापस वापस। पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन क्या? एप्लीकेशन आई, एप्लीकेशन की जो विंडो है वो मिनिमम 3 दिन के लिए खुलेगी और मैक्सिमम 10 दिन के लिए खुलेगी। ठीक, चलिए कुछ भी अगर आपको चेंजेस करने हैं, उन्होंने कहा किसी भी हालत में 10 दिन से ज्यादा नहीं। चलिए एप्लीकेशन मिनिमम बच्चा, मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू, चलिए समझते हैं। इन्होंने कहा भैया मिनिमम एप्लीकेशन साइज क्या होगा? मिनिमम एप्लीकेशन साइज क्या हो गया? ठीक है, और मिनिमम सम। बच्चा दो कॉन्सेप्ट है, अलग अलग है, समझेंगे थोड़ा सा। ठीक है, बचपन से समझते आ रहे हो कि भैया एप्लीकेशन, एप्लीकेशन अमाउंट है ना, 2 रुपये, 3 रुपये, अलॉटमेंट में 4 रुपये, ठीक है, 2 रुपये, फिर 1 रुपये, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। ठीक है, इन्होंने कहा भैया एप्लीकेशन में कितना पैसा मांगना है? एप्लीकेशन मिनिमम, एप्लीकेशन मिनिमम कितना होना चाहिए? 25% मिनिमम। फॉर एग्जाम्पल आपका 10 रुपये, 10 रुपये का 25% कितना होता है बच्चा? 2.5। एप्लीकेशन के टाइम पर, एप्लीकेशन के टाइम पे मिनिमम 2.5 रुपये तो मांगो। मैंने अपने इसमें 3 मांगा है, 2 मांग सकती हूँ? नहीं। ठीक है, अब इन्होंने कहा जो एप्लीकेशन का जो साइज होगा, सामने वाला 1 शेयर के लिए मांगेगा क्या? 2 शेयर के लिए, 3 शेयर के लिए? उन्होंने कहा नहीं भैया वैल्यू तो हमेशा कितने की होनी चाहिए? 10,000 से 15,000। मैंने बोल दिया मुझे 1 शेयर चाहिए 10 रुपये का, मिल जाएगा क्या? नहीं, मुझे कम से कम मिनिमम 10,000 से 15,000 तक का, 10,000 से 15,000 तक की तो डिमांड करनी पड़ेगी। ये वो कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए मैनर ऑफ कॉल कैसे मंगाएंगे बच्चा? इन्होंने कहा भैया एंश्योर द आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मनी कॉल, वो भी 12 महीने के अंदर सब आ जानी चाहिए, ऐसे नहीं कि बहुत लेट हो जाए। अब यहाँ पे बच्चा अलॉटमेंट की बातें बोल रखी है। अलॉटमेंट इन्होंने कहा कितने नंबर ऑफ अलॉटीज होने चाहिए? कम से कम। बच्चा जब भी अलॉटमेंट किया जाएगा तो नंबर ऑफ अलॉटीज ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, तो इन्होंने कह दिया मिनिमम एक लिमिट दे दी 1000। ठीक है, चलिए अगर कोई भी अलॉटमेंट किया जाता है, जो भी हमारा शेयर है, इश्यू हमने बोल रखा था 1 करोड़, तो 1 करोड़ से ज्यादा कर दोगे क्या? नहीं। इन्होंने कहा एक्सेप्ट थोड़ा सा ओवर सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात इन्होंने यहाँ पे कर रखी है, कितना? नॉट मोर देन 1%। ओवर सब्सक्राइब बच्चा कर सकते हैं। आपने जनता से 1 करोड़ का पैसा मांगा है तो 1 करोड़ का ही पैसा मांगना है, उससे एक ज़्यादा नहीं। हाँ थोड़ा सा हो सकता है ज़्यादा, कितना हो सकता है? 1% हो सकता है, लेकिन वो 1% भी तब करना जब आपका मिनिमम लॉट वाली कंडीशन फुलफिल हो। ठीक, चलिए तो ये सारी बातें हैं। अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट अदर देन, बच्चा रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर की बात नहीं करे, एंकर इन्वेस्टर की बात नहीं करे, प्रोपोर्शनेट बेसिस में कर देना इन्वेस्टर कैटेगरीज वाइज। ठीक, अलॉटमेंट ईच रिटेल इंडिविजुअल नॉट बी लेस देन मिनिमम बिड लॉट सब्जेक्टिव। अब ये लॉट क्या होता है? एक शेयर में कितने लॉट है बच्चा? सॉरी, एक लॉट में कितने शेयर्स है? मैंने कहा 1 शेयर्स नहीं मिलेगा, कंपनी अपना लॉट खुद से डिसाइड करती है इशू साइज के बेसिस में। ठीक है, तो जो लॉट डिसाइड होता है, लॉट डिसाइड होता है, कंपनी ने बोला भैया एक लॉट में हमारे कितने हैं? 40 शेयर्स। तो प्लीज 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 इन्होंने कहा कि एक लॉट तो भैया रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को दे देना। ठीक है, एम्प्लॉय स्टॉक इन सबको भी उन्होंने बोल दिया प्लीज आपको इनके फेयर और प्रॉपर तरीके से देना, इसको भी कम नहीं करना। ये एग्जाम्पल बच्चा, एग्जाम्पल को अगर डिटेल में समझना तो प्लीज बच्चा मेरी जो क्लासेस हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उन क्लासेस में आप डिटेल में समझने के लिए जा सकते हैं। चलिए अलॉटमेंट डिफर्ड पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो हेडिंग से ही समझो, अलॉटमेंट अभी अपने डिटेल में पढ़ा। ठीक है, मिनिमम 90% आता है, बढ़िया। ठीक है, तो अलॉट कर देना, नहीं आता है तो भैया रिफंड कर देना। और रिफंड के साथ अगर लेट हो गए बच्चा, मैंने आपको बताया पहले 15 दिन वाली लिमिट थी, इसे 4 दिन में कन्वर्ट कर दिया। इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, अगर नहीं किया तो इंटरेस्ट कितना? 15%। चलिए पोस्ट इश्यू, अब पूरा का पूरा प्रोसेस खत्म हो गया। इन्होंने कहा भैया एडवर्टीजमेंट प्री किया तो पोस्ट भी कर दो कि सक्सेसफुल हो गया, पूरी डिटेलिंग बता दो। पोस्ट इश्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक बार वन रीड करने का। रिलीज ऑफ द सब्सक्रिप्शन मनी, अब बच्चा आप खुद समझो, एसबा बैंक में फंसा था पैसा, है ना, अगर
पूरा का पूरा अलॉटमेंट हो जाता है तो किसको पैसा मिल जाएगा? कंपनी को पैसा मिल जाएगा। ठीक है, वो कंपनी क्या करेगी? बैंक को बोलेगी बैंक पैसा दे दो। रिपोर्टिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन प्रमोटर ग्रुप को भी सब बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए पोस्ट इश्यू रिपोर्ट बनाकर तैयार करनी पड़ेगी। किसको भैया? लीड मैनेजर को भी बोल दिया कि भैया लीड मैनेजर तुम भी देख लो। चलिए, इन्होंने कहा रिस्ट्रिक्शन ऑफ द फर्दर कैपिटल इशू। इन्होंने साफ साफ क्या बोल दिया है? इन्होंने कहा फर्दर इशू मत करना। जब ऑलरेडी आपका एक इशू चल रहा है तो आप ये सब मत करिए। आप पब्लिक इशू, राइट इशू, ये सारे काम ना करो। लेकिन हाँ, एक चीज कर सकते हो, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन कर सकते हो। कब? अगर आप फास्ट ट्रैक या फिर अदर इश्यूज चल रहे हो। चलिए नेक्स्ट हेडिंग आएंगे बच्चा, फास्ट ट्रैक। ठीक है, अब ध्यान रखना हमेशा, फास्ट ट्रैक मतलब जल्दी जल्दी पूरा प्रोसेस पड़ा, आईपीओ खत्म, एफपीओ भी खत्म। लेकिन इन्होंने कहा है कि भैया अगर कुछ आपको जल्दी जल्दी एफपीओ लाना है तो बच्चा तो फास्ट ट्रैक प्रोसेस भी होती है, लेकिन ये फास्ट ट्रैक प्रोसेस वन एंड ओनली एफपीओ के केस में होती है। आईपीओ में कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, कब? फास्ट ट्रैक तब होगा जब आपको ड्राफ्ट सेबी को देने की जरूरत ही नहीं है। हमने कहा फास्ट ट्रैक मतलब जल्दी। पूरा टाइम किस पे लगता है भैया? सेबी को ड्राफ्ट देने में। वो फाइनली जब तक नहीं करेगा तब तक लंबी प्रोसेस होती रहती है। इन्होंने कहा हम इस प्रोसेस को कट शॉर्ट कर देंगे, जल्दी जल्दी कर देंगे। लेकिन आपकी कंपनी अच्छी होनी चाहिए ना। इन्होंने बोल दिया भैया अगर हम देख रहे हैं पिछले 3 साल से आपकी कंपनी लिस्ट है बच्चा, आपके जो प्रमोटर्स हैं उनके शेयर्स डीमैट फॉर्म में, एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक शेयर होल्डिंग आपका एटलीस्ट कितना है? 100 करोड़ है। एनुअल ट्रेडिंग टर्नओवर बच्चा पिछले 6 कैलेंडर से हम देख रहे हैं एटलीस्ट 2% है। एनुअल डिलीवरी, ये सारी चीजें आपकी एटलीस्ट 10%, मतलब आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। ठीक है, तो ये कुछ नहीं मीनिंग दे रखा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन बच्चा एग्जाम में पूछे जाने वाली तो चीज नहीं है, लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन क्वेश्चन नंबर ऑफ शेयर्स और मार्केट प्राइस होता है, तो ये बस टर्म्स आपको बस याद करने हैं। ठीक है, चलिए ईश्वर ने पूरे कंप्लायंसेस पिछले 3 साल से कर रखे हैं। ठीक है, आप 90% इन्वेस्टर की ग्रीवेंस को रिजॉल्व करते हैं। आपके अगेंस्ट किसी भी शो कॉज नोटिस नहीं आया है सेबी ने या कहीं किसी से भी नहीं आया। आपके इश्यू प्रमोटर ग्रुप आपका पिछले 3 साल का रिकॉर्ड बहुत अच्छा दिख रहा है बच्चा। आपने सिक्योरिटी लॉ का कोई वॉल्यूशन नहीं किया है। सिक्योरिटी जो शेयर्स है आपके कभी भी पिछले 3 साल में सस्पेंड नहीं किए। आपके अगेंस्ट कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लीड मैनेजर के साथ नहीं हुआ। तो इन शॉर्ट आपकी कंपनी एकदम साफ सुथरी है, तो फास्ट ट्रैक आपको लाने दे दिया जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट कर, सॉरी ये ऑडिट क्वालिफिकेशन क्या है? एक सीए होता है, आपका ऑडिटिंग कर रहा है। ऑडिटिंग करने के बाद उसे बहुत ज़्यादा है ना 5% से ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं दिखते हैं, डिफरेंसेस नहीं दिखते हैं, आपकी कंपनी अच्छी है। चलिए अब इन्होंने क्या बोल दिया? पोस्ट लिस्टिंग एग्जिट अपॉर्चुनिटी। ये क्या हो गया? डिसेंडिंग शेयरहोल्डर। सबसे पहले बच्चे इस वर्ड को समझते हैं। डिसेंडिंग शेयरहोल्डर मतलब वो शेयरहोल्डर जो आपसे नाखुश है, वो शेयरहोल्डर जो आपसे नाखुश है। डिसेंडिंग शेयरहोल्डर वो शेयरहोल्डर जो आपसे नाखुश है। अब इन्होंने बोला है कि एक काम करते हैं, उनको एक एग्जिट ऑफर दे देते। डिसेंडिंग शेयरहोल्डर, ठीक है, जिन्होंने अगेंस्ट वोट किया है। अब अगेंस्ट क्यों वोट किया है? समझिए, आपका एक ऑफर डॉक्यूमेंट था। उस ऑफर डॉक्यूमेंट में आपने क्या लिखा था कि भैया हम ब्रिज बना रहे, पैसे ले लिया। अब पैसे लेने के बाद आप क्या बोल रहे हो? ऑफर डॉक्यूमेंट चेंज। ऑफर डॉक्यूमेंट चेंज करने के बाद तो बच्चा उन्होंने कहा था ब्रिज से उनको लग रहा था ज़्यादा फायदा होगा। अब आप कह रहे हो रोड बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, प्रोजेक्ट चेंज कर रहे हो। तो अगर प्रोजेक्ट चेंज कर रहे हो, वो जो भरोसेमंद शेयर होल्डर था उनका क्या? तो उनसे एक बार पूछा जाएगा। कुछ हाँ बोलेंगे, कुछ ना बोलेंगे। जो ना बोलते हैं उन्हें हम डिसेंडिंग शेयर होल्डर बोलते हैं। इन डिसेंडिंग शेयर होल्डर को एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे देना। ये वाला कॉन्सेप्ट रिपीट है, ये वाला कॉन्सेप्ट रिपीट है। उनको एग्जिट ऑफर दे देना। ठीक है, डिसेंडिंग शेयर होल्डर एटलीस्ट 10% होना चाहिए। इनको ऑफर दे दो कि भैया आप ये लो पैसा और घर जाओ अपने, आपको हम पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। चलिए तो बच्चा यहाँ पे अब एग्जिट ऑफर की प्राइसिंग की बात कर रखी है। एक बार वन रीड कर लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, सब चिल्लर वाले क्वेश्चन है। नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग, पब्लिक शेयर होल्डिंग मिनिमम 25, तो नॉन पब्लिक क्या 75 होगी ना। चलिए बच्चा, अब क्योंकि आप आईपीओ एफपीओ बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं तो यहाँ पर अब काफी सारी चीजें आपको रिपीट मिलेंगी। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे रिपीटेशंस मिलेंगे। आ जाओ, राइट इश्यू क्या होता है? मैंने आपको बताया था राइट इश्यूज क्या होते हैं, जो आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू करते हैं। चलिए, इसे बच्चा प्रीएम्प्टिव राइट भी बोला जाता है, तो प्लीज एग्जाम में क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जो दिया जाता है
अब यहाँ पर बच्चा, फॉर एग्जाम्पल मैं कंपनी का एक एग्जिस्टिंग छोड़ रहा हूँ, कंपनी बोल रही है जनता से पहले मुझे एक ऑफर देना चाहती है कि तुम खरीद लो क्योंकि तुम भरोसेमंद हो और तुम जल्दी भी भरोसा करोगे, तो मुझे राइट इशू ऑफर किया जाए। अगर मैं खरीदना चाहती हूँ तो मैं खरीदूंगी, अगर मुझे नहीं खरीदना है तो ये मैं अपने दोस्त को भी दे सकती हूँ, और वो मेरा दोस्त जरूरी नहीं हो कंपनी का शेयर होल्डर हो, नॉन शेयर होल्डर भी हो सकता है, कंपनी का शेयर होल्डर भी हो सकता है, नॉन, फर्क नहीं पड़ता है। तो ये पावर है रेनाउंस करने की शेयर ऑफर टू एनी अदर पर्सन हु नीड नॉट टू बी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, मतलब मुझे दिया गया है, अब मेरे पास पावर आ गई कि मैं किसी और को भी दे सकती हूँ, लेकिन जिसे दे रही हूँ वो शेयर होल्डर हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। चलिए, अब इन्होंने कहा राइट इश्यू कंपनी को अगर लेकर आना है, बच्चा यहाँ पे रिपीटेशन ये वही है, सेबी ने डिबार्ड कर दिया, सेबी ने डिबार्ड कर दिया, फिजिकल इकोनॉमिक ऑफेंडर, ये भी नहीं लगेगा अगर ये ओवर हो चुका है, ये सारी बातें रिपीटेशन है, ठीक है। चलिए, जनरल कंडीशन हम आईपीओ में पढ़ चुके हैं, सेम प्रिंसिपल अप्रूवल फुल्ली या फोरफिटेड, वही 75 वही 25, यहाँ दो चीजें अलग है जो हम पढ़ेंगे। प्रमोटर डायरेक्टर का विलफुल डिफॉल्टर है, बच्चा ध्यान देंगे, अगर आप नोटिस करोगे ए बी सी में विलफुल डिफॉल्टर नहीं है जो हमने पढ़ा था, मतलब अगर आपकी कंपनी में विलफुल डिफॉल्टर है तो भी कंपनी राइट इश्यू ला सकती है। चलिए, अगर राइट इश्यू लेकर आ रही है, उन्होंने कहा आपका प्रमोटर डायरेक्टर विलफुल डिफॉल्टर है, हम आपको राइट इश्यू लाने दे रहे, लेकिन आपके पास क्या नहीं है, रेनन्स करने वाला राइट नहीं है, मतलब मैं प्रमोटर डायरेक्टर, मुझे दिया गया राइट इश्यू ला सकती है, हाँ, मेरे पास रेनन्स करने वाला राइट नहीं है, मतलब मैं किसी और को नहीं दे सकती हूँ, लेकिन हाँ एक्सेप्शन है, दे भी सकती हूँ, एक प्रमोटर दूसरे प्रमोटर को दे सकता है लेकिन किसी और को नहीं। चलिए, अगर इश्यू स्पेशल सुपीरियर वोटिंग राइट वाले लेकर आ रहा है अपने प्रमोटर को, तो इन्होंने कहा कि आप इसे रेनन्स नहीं कर सकते जब तक नॉर्मल इक्विटी शेयर में कन्वर्ट ना हो जाए। क्लियर है? फ्रेश टॉपिक है अब हमारा प्रेफरेंशियल इशू। प्रेफरेंशियल इशू क्या होता है? प्रेफरेंशियल इशू मतलब बच्चा क्या, हम सिलेक्टेड पर्सन को क्या कर रहे हैं, शेयर इशू कर रहे हैं, ठीक है। अब आईपीओ खत्म हो गया, एफपीओ खत्म हो गया, बच्चा अगर याद हो तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था इशू कितने टाइप के होते हैं, आईपीओ पढ़ लिया, एफपीओ पढ़ लिया, राइट इशू पढ़ लिया, ठीक है। अब प्रेफरेंशियल इशू सिलेक्टेड लोगों को दिया जाता है, सिलेक्टेड पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को। इन्होंने कहा कि इसमें कौन कौन नहीं आते, नेगेटिव लिस्ट है, नेगेटिव लिस्ट है, कौन कौन नहीं आते, इन्होंने कहा अगर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के तहत दिया है कवर नहीं होगा, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम के अकॉर्डिंग, स्वेट के अकॉर्डिंग, डिपॉजिटर रिसीव जो फॉरेन सिक्योरिटीज होती है, ठीक है। तो ये कितने पॉइंट्स, 1 2 3 4 5, ये 5 बातें कवर नहीं होती है। अगर आप किसी भी सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को देते हो उसे प्रेफरेंशियल इशू बोलते हैं, इन पांचों को अलग कर। चलिए, इन्होंने कहा प्रेफरेंशियल इशू बिल्कुल भी मत देना उन लोगों को जिन्होंने अभी पिछले 6 महीने में, कितने महीने, पिछले 6 मंथ्स में हमारे कंपनी के शेयर्स बेचे हो। वापस हम इशू लेकर आना चाहते हैं, कौन सा, सिलेक्टेड लोगों को। अगर जब सेलेक्ट करोगे लोगों को तो उसमें वो लोग नहीं होने चाहिए जिन्होंने अभी पिछले 6 महीने में हमारी कंपनी के शेयर्स बेचे। तो ये एक्सप्लेनेशन में बस समझाएं। चलिए, लेकिन अगर वो हमारे क्या है बच्चा, जो सिलेक्टेड पर्सन है प्रमोटर भी हो सकते हैं, नॉन प्रमोटर भी हो सकते हैं। इन्होंने कहा अगर सेल शेयर कर रखा है किसने, हमारे प्रमोटर ने आपस में कर रखा है, इंटर से ट्रांसफर, वापस प्रेफरेंशियल इशू हम किसी सिलेक्टेड पर्सन को देते हैं, वो सिलेक्टेड पर्सन प्रमोटर भी हो सकते हैं और नॉन प्रमोटर भी हो सकते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि पिछले 6 महीने में जिन्होंने भी बेचा है उनको मत देना, लेकिन इन 6 महीने में बेचने वाला हमारा प्रमोटर है और प्रमोटर ने बेचे हैं आपस में इंटर से ट्रांसफर, तो अलाउड है। या फिर प्रमोटर ने क्या किया बच्चा, प्लेज क्रिएट किया, तो ये भी अलाउड है, तो जनरल रूल का एक्सेप्शन। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं, प्रमोटर ग्रुप के लोग, ठीक है। अगर कंपनी ने वारंट इशू किया था और जिसे वारंट इशू किया था उसे बच्चा ऑप्शन दिया गया था एक्सरसाइज करने का, बट उसने एक्सरसाइज नहीं किया, तो बच्चा वो भी इनएलिजिबल हो जाएगा। लेकिन पिछले 1 साल में अगर ऐसा हुआ है तो ठीक। चलिए, तो 1 साल कहां से होगा, डेट बता के रखा है। थर्ड पॉइंट बोलता है इश्यूर एलिजिबल ही नहीं है प्रेफरेंशियल इशू करने के लिए अगर उस कंपनी का प्रमोटर डायरेक्टर क्या फिजिकल इकोनॉमिक ऑफेंडर। जो फोर्थ पॉइंट है बच्चा, ये अमेंडमेंट से आया है, अमेंडमेंट से आया, आ जाओ। इन्होंने कहा वो कंपनी एलिजिबल नहीं है अगर उनके ड्यूज प्रेफरेंशियल इशू लाने के लिए इनएलिजिबल, अगर उनके ड्यूज बचे, सेबी को नहीं दिया उसकी फीस, स्टॉक को या डिपॉजिटर को, अगर ये सब बचा तो हम प्रेफरेंशियल इशू नहीं लाने देंगे। लेकिन ये ऊपर वाली बात एप्लीकेबल नहीं है अगर वो ड्यूज अभी सब्जेक्ट टू अपील है, मतलब केस चल रहा है, केस अभी चल रहा है, तो फिर आप प्रेफरेंशियल इशू ला सकते हो। केस नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं, आपने इनको पेमेंट ही नहीं करी है, तो अलाउड नहीं। यहाँ पे हमारा प्रेफरेंशियल इशू भी खत्म होता है। कुछ कंडीशन दे रखी है बच्चा प्रेफरेंशियल इशू लाने की, जनरल कंडीशन है, फुल्ली पेड अप होना चाहिए, एसआर पास होना चाहिए, डिमैट फॉर्म में होने चाहिए सारे शेयर्स, कंप्लायंसेस से भी एलओडीआर फॉलो करो, पैन सारे है ना, जितने भी हमारे प्रपोज अलॉटीज सबका पैन आ जाना चाहिए एक्सेप्ट जिनको मना कर रखा है। यहाँ पे एफ पॉइंट और नया ऐड हो गया, अमेंड हुआ है बच्चा,
प्रिंसिपल अप्रूवल भी लेनी है। तो बच्चा यहाँ पे हमारा प्रेफरेंशियल इशू भी खत्म होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो व्हाट डू मीन बाय क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, हम जब सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को देते हो, वो सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन क्या होता है बच्चा, QIB रहता है, तो उसे हम बोलते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। इसकी भी कुछ कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, SR पास कर लो। इन्होंने कहा अगर पुराने शेयर्स कर रहे हैं तो फिर SR पास करने की जरूरत है क्या, नहीं। अलॉटमेंट हो जाना चाहिए 365 डेज के अंदर जब भी आपका SR पास होता है, ठीक। चलिए प्रपोज अलॉटमेंट, इन्होंने कहा सेम क्लास के करे तो प्लीज सेम क्लास के तब करना, पुराने शेयर्स 1 साल पुराने लिस्ट होने चाहिए। इन्होंने कहा अगर ट्रांसफर कंपनी स्कीम, जब भी ये सेक्शन आते हो तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए मर्जर अमलगमेशन की बात हो रही है। अगर कंपनी मर्जर अमलगमेशन है तो इन्होंने कहा 1 साल वाली बात वो कंसीडर कर देंगे इस वाले पॉइंट को लेके। ये क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है अगर मिनिमम पब्लिक होल्डिंग की बात होती है। ये क्या बात हो गई बच्चा, नेक्स्ट हेडिंग अगर देखोगे इससे कनेक्टेड है। अगर प्रमोटर पुराने शेयर्स लेके आ रहा है और वो पुराने शेयर्स इसीलिए बेचना चाह रहा है क्योंकि उसे मिनिमम पब्लिक होल्डिंग वाली जो लिमिट है उस लिमिट को उसे क्या करना है बच्चा, कवर करना है। तो इन्होंने बोल दिया प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप के लोग पुराने शेयर्स फुल्ली पेड अप को क्या करना चाहता है, मिनिमम पब्लिक होल्डिंग लिमिट की अगर वो अकॉर्डिंग करना चाहता है तो जो लिखा होगा सेक्रा में प्लीज उसे ध्यान रखना, ठीक है। अब उन्होंने कहा प्रमोटर के जो मेंबर है नॉट मेक ऑफर फॉर सेल, बच्चा उन्हें करने की जरूरत नहीं है, परचेज और बेचने की जरूरत नहीं है 12 वीक्स आफ्टर दी, बच्चा कब, डेट प्रायर टू डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द इशू, जब भी आप इशू लेके आओगे उससे 12 वीक्स पहले की बात हो रही है और आफ्टर भी हो रही है, इस बात को कंसीडर करना। सच प्रमोटर्स के जो मेंबर्स है 12 वीक का जो पीरियड है बेचेंगे तो प्लीज एक कंडीशन याद रखना, जब भी गैप होगा, गैप 2 हफ्ते से ज्यादा का, 2 सक्सेस ऑफर के बीच का गैप 2 हफ्ते तक तो होना चाहिए। यहाँ पर ये टॉपिक होता है हमारा ओवर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है इनिशियल पब्लिक ऑफर ऑफ द इंडियन डिपॉजिटरी। अगर आपको याद हो तो हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में रेगुलेशन 3 पढ़ा था। रेगुलेशन 3 बोलता है कि ये सेबी ICDR किस किस पे एप्लीकेबल है। तो हम बच्चा सारे लाइन वाइज पढ़ते जा रहे हैं। अब हमने अपना लास्ट टॉपिक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट खत्म किया, तो ये क्या बोल रहा है, अब इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट मैंने आपको बताया था बच्चा ADR, GDR और IDR। अमेरिकन, इंडिया की कंपनी अमेरिका में इशू कर रही है तो ADR, इंडिया की कंपनी अमेरिका के अलावा दूसरी कंट्रीज में कर रही है तो GDR, फॉरेन की कंपनी इंडिया में इशू कर रही है तो IDR। अब एक IDR आ रहा है मतलब फॉरेन कंपनी इंडिया में शेयर इशू कर रही है। साफ साफ बोल दिया कि अगर ऐसा होता है तो उसकी एलिजिबल कंडीशन क्या है। एलिजिबल कंडीशन ये कि भैया अपनी होम कंट्री में पिछले 3 साल से तो लिस्ट हो, बच्चा अपनी होम कंट्री में किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी से प्रोहिबिटेड ना हो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड अपनी होम कंट्री में अच्छा खासा हो, उसके प्रमोटर डायरेक्टर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर ना हो, तो ही हम उनको यहाँ पे करने देंगे। तो कंडीशंस हैं, ठीक है। चलिए इशू साइज इंडिया में लेके आ रही है तो मिनिमम कितने का लेके आए, 50 करोड़ का लेके आए। यहाँ पे 1 डिनोमिनेशन की बात हुई मतलब इंडियन रुपए में लेकर आए। इश्यूअर इंश्योर करे कि भैया वो हमारी अपनी होम कंट्री में ऑलरेडी लिस्ट हो तब जाके यहाँ लिस्ट होने आई हो। इंश्योर करे कि हमारे यहाँ के जो शेयर होल्डर होंगे और उनके जो ऑलरेडी शेयर होल्डर होंगे उनमें परिपासु ट्रीटमेंट हो, मतलब सेम ट्रीटमेंट हो, अलग अलग ना हो। और जनरल बातें बच्चा, जनरल बातें क्या है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल ले लो, हमारे यहाँ सेम है, IPF इन सब में पढ़ा था, डीमैट फॉर्म में सारे शेयर वही 75 वही 25% सेम बातें। चलिए यहाँ पे टॉपिक होता है ओवर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है वही फॉरेन की कंपनी राइट इशू लेके आ रही है, मतलब एक बार ला चुकी है यहाँ पर, अब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर चुके हो उनको ऑप्शन दे रही है। तो कुछ नहीं बच्चा रिपीट है, कौन सी कंपनी एलिजिबल नहीं होगी, सेम वही सारी प्रमोटर जो कि इकोनॉमिक ऑफेंडर है, ठीक है। तो यही लिखा है ऑब्लिगेशन सेबी LODR वगैरह वगैरह, सेम रिपीट है बच्चा, रिपीट। नेक्स्ट अब बच्चा इनिशियल पब्लिक ऑफर कौन लेके आ रही है, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस कंपनी, अगर वो लेके आ रही है तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। हाँ सेम बच्चा, कौन सी कंपनी नहीं होगी, वही सेबी ने डिबार्ड करके रखा है, विलफुल इकोनॉमिक ऑफेंडर, सेम रिपीट। नेक्स्ट क्या इन्होंने कहा, अगर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की बात करें तो इन्होंने कहा भैया एक होता है मेन बोर्ड, समझेंगे ठीक है। मेन बोर्ड, इस मेन बोर्ड की बात करो तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है बच्चा। मेन बोर्ड के अलावा SME बोर्ड भी होता है, SME बोर्ड भी होता है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए अलग से स्टॉक एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म दे रखा है।
ऐसे एक तीसरा भी होता है स्टार्टअप कंपनीज के लिए, तो ऐसे 3 होते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा छोटी कंपनीज है तो छोटी इस कंपनी का पोस्ट इशू कैपिटल लिमिट की बात हो रही है बच्चा। सबसे पहले लिस्ट कहाँ होनी चाहिए, इनकी खुद की एसएमई बोर्ड में। छोटी कंपनी है, छोटी कंपनी अगर आईपीओ लेकर आ रही है तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन एलिजिबिलिटी ये है कि भैया वो अपने खुद के इसमें ही लाएगी, और उसका लाने के बाद पोस्ट इशू कम से कम क्या होना चाहिए, लेस देन 10 करोड़ या 10 करोड़। छोटी कंपनी है तो 10 करोड़ के अंदर अंदर। चलिए, पोस्ट इशू अगर बढ़ जाता है 10 करोड़ से ज्यादा या 25 करोड़ तक पहुंच जाता है तो उन्होंने कहा कि उसके पास ऑप्शन है, या तो एसएमई में रहे या तो मेन बोर्ड मतलब बॉम्बे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आ जाए। बच्चा इनका ऑफर डॉक्यूमेंट कुछ भी ऑब्जर्वेशन ना दिया हो, मतलब कमेंट पास ना किया हो, मतलब एकदम अच्छा स्मूथ है। जो हमारा लीड मैनेजर है मर्चेंट बैंकर जो, ठीक है, वो ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट सभी को सबमिट कर दे। 100% अंडर रिटर्न वाला क्लॉज उसमें होना चाहिए, ठीक है, उसमें से एटलीस्ट मिनिमम तो भैया हमारा लीड मैनेजर ही प्रॉमिस करेगा। मार्केट मेकिंग होना चाहिए, कंपल्सरी मार्केट मेकिंग पिछले 3 साल का, मतलब मार्केट अच्छा खासा इस कंपनी का होना चाहिए, लिस्ट होने जा रही है। मिनिमम एप्लीकेशन साइज, अगर आपने नॉर्मली आईपीओ एफपीओ पढ़ा और आपको याद हो जो मैंने अभी बताया था कि एप्लीकेशन आएगी तो 10 से 15 की आनी चाहिए ना भैया, 10 रुपए की 20 रुपए की 30 रुपए की थोड़ी ना एप्लीकेशन आएगी, तो मिनिमम 10 से 15,000 के बीच में तो आनी चाहिए। इसमें इन्होंने कहा कि मिनिमम एप्लीकेशन साइज कितने का होना चाहिए, 1 लाख। अब आईपीओ में या फिर ट्रेडिंग लॉट जो बेचने का होगा वो 1 लाख का तो होना चाहिए। अगर कोई माइग्रेट होता है मतलब मेन बोर्ड से शिफ्ट होता है बच्चा, सॉरी एसएमई बोर्ड से मेन बोर्ड में आता है, ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया एसआर पास कर लेना पोस्टल बैलेट से, ठीक है। और इन्होंने कहा अगर आपकी कंपनी मर्जर और डिवीजन वाली है मतलब डी मर्जर वाली है तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा कंसिडर किया जाएगा जो भी ये पास करे। चलिए नेक्स्ट क्या है, जनरल कंडीशन बच्चा पूरी की पूरी रिपीट है, वही सारी रिपीटेशन है, ठीक है, रिपीट रिपीट रिपीट, वही देखो 25 वही 25 फुल्ली पेड अप, ठीक है, डीमैट पूरा रिपीटेशन है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं, इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म। जैसे कि मैंने आपको बताया एक मेन बोर्ड होता है, एक एसएमई बोर्ड होता है, तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है बच्चा इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म, ठीक है। स्टार्टअप न्यू कंपनी न्यू इनोवेटिव आइडियाज के लिए जो कंपनीज होती है उनके लिए है ना, इन्होंने कहा एक अलग से हमने सिस्टम बनाया है। इसका अगर मैं पुराना नाम बोलूँ तो पुराना नाम क्या है इसका, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ये इसका पुराना नाम था, कहीं कहीं आपको ये दिखेगा, ये इसका नया नाम है, ठीक है। तो इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म की बात करूं तो ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें लिस्ट और ट्रेड किए जाते हैं स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। वो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज क्या आ जाओ, इन्होंने कहा इसका एम है लिस्ट करना स्टार्टअप कंपनीज को, एम है क्या करना बच्चा, स्टार्टअप कंपनी को लिस्ट करना। और स्टार्टअप कंपनीज किससे रिलेटेड हो बच्चा, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डेटा एनालिसिस, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, ये सारी बातों की ये बातें करें। इन्होंने यहाँ पे बोल दिया एटलीस्ट 25% प्री इशू कैपिटल हेल्ड बाय, उन्होंने कहा कितना, मिनिमम 25% कौन हेल्ड करेगा बच्चा, क्यूआईबी हेल्ड करेंगे, ठीक है। ओनली अदर क्लास इन्वेस्टर इन्होंने बोल दिया एटलीस्ट 1 ईयर, पिछले 1 साल की बात हो रही है बच्चा, एटलीस्ट 1 ईयर तक इनका 25% प्री इशू से पहले 25% क्यूआईबी तो पैसा लगाए। अब इन्होंने बोल दिया लिस्टिंग जरूरी नहीं आप आईपीओ लेके आए, आईपीओ लाओ चाहे आईपीओ ना लाओ तब भी आपको लिस्ट किया जाएगा, ठीक है, बोथ केसेस में। मिनिमम ऑफर साइज कितना है इसका बच्चा, इन्होंने बोल दिया इनका मिनिमम बड़ा पैसा लगना चाहिए, मिनिमम ऑफर साइज जो भी होगा 10 करोड़ से कम का नहीं होगा। एप्लीकेशन अगर आएगी शेयर होल्डर की भैया हमें चाहिए तो 2 लाख की तो मिनिमम होनी चाहिए या फिर उसका मल्टीप्लाई। नंबर ऑफ अलॉटेज कितने होने चाहिए, एटलीस्ट 50 होने चाहिए। मिनिमम ट्रेडिंग लॉट 2 लाख का, मतलब एप्लीकेशन साइज 2 लाख का वैल्यू या फिर मनी वाइज की बात हो रही है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बोनस इशू। अगर मैं बोनस इशू की बात करूं तो बोनस इशू कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देती है, लेकिन क्या इसमें शेयर होल्डर पैसे देता है, नहीं, ये फ्री रहता है। तो ये एक एडिशनल शेयर्स होते हैं जो कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देती है एज अ रिवॉर्ड देयर रॉयल्टी अपॉर्चुनिटी, ठीक है। चलिए कुछ नहीं, कंडीशंस है, कंडीशंस की बात करूं तो बच्चा रिपीट, कंडीशंस की अगर मैं बात करूं तो ये पूरी क्या है, रिपीट है, ठीक है। चलिए अब रिपीटेशन में जनरल बातें हैं, फिर भी मैं बता दूं, आर्टिकल में परमिशन होनी चाहिए, पास करो रेजोल्यूशन, ठीक है बच्चा, डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए आपका, इंटरेस्ट प्रिंसिपल इन सब में अगर डिफॉल्ट हो तो आपको नहीं किया जाएगा, नो डिफॉल्ट पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज में ना किया हो, आउटस्टैंडिंग कुछ भी पार्टली पेड अप शेयर्स ना हो, ठीक है, प्रमोटर डायरेक्टर क्या हो, फिजिकल इकोनॉमिक ऑफ इंडिया। इन्होंने कहा रिस्ट्रिक्ट करके रखा है, क्या रिस्ट्रिक्ट करके रखा है, इन्होंने बोलते हैं कि भैया आप ऐसे नहीं बना सकते, ऐसे इशू नहीं ला सकते, बोनस इशू के लिए आपको रिजर्वेशंस करनी पड़ेंगी। तो ये जनरल बातें बच्चा एक बार रीड कर लेना। चलिए नेक्स्ट आते हैं बच्चा, ये भी रिपीट है, ये भी रिपीट है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हेडिंग क्या है, प्रोसीजर।
पूरा चैप्टर अब हमारा खत्म होता है, उन्होंने प्रोसीजर बोल दी। किस चीज की प्रोसीजर? पूरी इशू की। बच्चा सबसे पहले कंप्लायंसेस करो सेबी के रेगुलेशन के, जो ये हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। इन्होंने कहा सबसे पहले कोई भी इशू लेके आ रहे हो तो बच्चा जनरल मीटिंग तो करनी पड़ेगी, जिसमें एसआर पास करना पड़ेगा। फिर आपको एक मैनेजर अपॉइंट करना पड़ेगा। मैनेजर से अकेले काम नहीं होने वाला, तो उसके अलावा बहुत सारे अदर इंटरमीडियरीज है जिसको अपॉइंट करना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टस ये मैनेजर बनाएगा। प्रोस्पेक्टस बनाने के बाद स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करो। बच्चा प्रोस्पेक्टस की अप्रूवल ले लो, जितने भी है सब चेक करा लो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बता दो ऐसे ऐसा हम बना रहे हैं। बच्चा फिर उसके बाद हम स्टॉक एक्सचेंज को बताएंगे कि हम आपको लिस्ट करने के लिए हम प्रिंसिपल अप्रूवल जा रहे हैं। बच्चा जो भी हमारे एप्लीकेशन फॉर्म शेयर्स होंगे उनको प्रिंट करेंगे। फिर ये प्राइस, ये चैप्टर के बीच में हमने पढ़ा है प्रमोटर का कॉन्ट्रीब्यूशन, अंडरराइटिंग, मैंडेटरी कलेक्शन, सेंटेंस बनाओ कहाँ पे आपका पूरा होगा। सर्टिफिकेट बच्चा सर्टिफाई करो, प्रमोटर का कॉन्ट्रीब्यूशन एक दिन पहले आ गया, डिटेलिंग पढ़ चुके हैं। कोऑर्डिनेशन करो बैंक से, ठीक है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% आ जाना चाहिए। अलॉटमेंट कैसे करना है, हमने कहा था ना, अलॉट इज नंबर ऑफ 1000 होने चाहिए, तो ये जो हमने डिटेलिंग पढ़ी है। और फिर रिफंड ऑर्डर, बच्चा रिफंड करना पड़ेगा, 90% सब्सक्राइब नहीं आता है, तो हमने पढ़ा था 15 दिन वाली लिमिट चेंज हो चुकी है, 4 दिन हो गई। अब फाइनली उन्होंने बोला भैया सीएस का रोल क्या है। बच्चा ये जितना भी हमने पढ़ा यही तो था। इन्होंने कहा जितनी भी कंप्लाइंसेस है ये सारी हम ही तो करवा रहे हैं। बच्चा कंपनी सेक्रेटरी की रोल है ड्राफ्ट करने में, कोऑर्डिनेट करेगा जितनी भी वर्किंग है, ये अंडरराइटर, रजिस्ट्रार, इन सब से ऑपरेट करेगा। वेरियस लॉज, कंपनीज एक्ट के अलावा दूसरे भी गाइडलाइंस इंश्योर करेगा। बच्चा पूरा का पूरा आईसीडीआर, ठीक है। और कंपनी सेक्रेटरी फाइनली ऑल्सो इंश्योर जो भी इंटरनल सर्टिफिकेशन एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा बच्चा आईसीडीआर चैप्टर का होता है टोटल रिविजन। तो आज ये टॉपिक हम यहीं पे ओवर करते हैं।